पत्थरों तक ले गया। यह सुनकर एकांश और भी अधिक चकित रह गया। यह कुबेर कहां से आया है? श्वेत हिम महाद्वीप में भी इतनी प्रचुर संपत्ति वाले योद्धा दुर्लभ हैं। मुख्य बात यह है कि वह केवल अर्ध महाविपत्ति लोक का एक साधारण योद्धा है। कुछ पल के लिए एकांश उस रहस्यमय व्यक्ति में गहरी दिलचस्पी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया जिसने पवन देव बाण विद्या की बोली जीती थी। उसकी पहचान की सावधानी पूर्वक जांच करो। साथ ही अब से उस पर कड़ी नजर रखो। देखो कि क्या वह पवन देव बाण विद्या पर महारत हासिल कर सकता है। कुछ भी होने पर मुझे तुरंत सूचित करो। एकांश ने कुछ देर विचार किया, फिर प्रबंधक की ओर देखकर कहा, जी अध्यक्ष महोदय। प्रबंधक ने आदरपूर्वक सहमति व्यक्त की और जाने के लिए मुड़ा। हे, काफी रोचक है। इतने वर्षों के बाद अंततः किसी ने फिर से पवन देव बाण विद्या की बोली जीत ली है। लेकिन इस बार मुझे आश्चर्य है कि क्या इसका अंत पहले जैसा ही होगा या फिर यह मुझे कोई बड़ा आश्चर्य देगा। प्रबंधक के जाने के बाद एकांश ने कक्ष के बाहर आकाश की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल नीलामी में बाद में नीलाम की गई वस्तुओं में से विराट ने केवल एक तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी पर बोली लगाई। उसने किसी अन्य वस्तु पर बोली नहीं लगाई। जैसे जैसे समय बीता अंततः नीलामी अपने समापन पर आ गई। इसके बाद हमारे पास इस नीलामी का अंतिम खजाना है और यह इसका सबसे बड़ा आकर्षण भी है। चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन का शव। उस आकर्षक सुंदर स्त्री ने बात करते हुए अपना हाथ लहराया और लाखों कोस लंबा एक विषधर ड्रैगन का शव तुरंत उस विशाल नीलामी मंच पर प्रकट हो गया। यद्यपि मंच के मध्य में स्थित नीलामी का चबूतरा करोड़ों कोस की परिधि का था, फिर भी इस विषधर ड्रैगन के शव ने उस विशाल चबूतरे का लगभग 10वां हिस्सा घेर लिया था। जिस क्षण यह विशालकाय विषधर ड्रैगन का शव बाहर लाया गया, नीलामी मंच पर मौजूद सभी योद्धा पूरी तरह से चकित रह गए। चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन का शव, यह उनके लिए एक अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाली घटना थी। श्वेत हिम महाद्वीप पर चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ पहले से ही सबसे विशिष्ट योद्धाओं में से थे। श्वेत हिम महाद्वीप के अधिपति पूर्वज श्वेत हिम को छोड़कर जो पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ थे, अन्य सबसे मजबूत योद्धा केवल चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ ही थे। श्वेत हिम महाद्वीप पर कोई भी चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ एक शीर्ष स्तरीय अस्तित्व था। हालांकि इन चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञों के बीच अलग अलग ताकतें हैं, लेकिन एक ही लोक के भीतर किसी को मारना अत्यंत कठिन है। इसलिए जहां सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामियों में चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र प्रकट हुए हैं, वहीं चतुर्थ विपत्ति लोक के दानव जानवरों के शव पहले कभी नहीं देखे गए थे। अब उस आकर्षक सुंदर स्त्री को शक्तिशाली ऊर्जा बिखेरते हुए एक चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन का शव प्रस्तुत करते देख लगभग हर कोई सदमे से अवाक रह गया। यहां तक कि ज्ञानेश और कुशाग्र जैसी शक्तिशाली हस्तियां भी इतनी चकित थीं कि वे अपनी सीटों से खड़े हो गए। यह विषधर ड्रैगन हमारे सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के मूल्यांकन के अनुसार चतुर्थ विपत्ति लोक के दानव जानवरों के शीर्ष स्तर का है। इसके अतिरिक्त इसके विशाल आकार के कारण इसका उपयोगी मूल्य अत्यंत अधिक है। इसलिए हमने इसका शुरुआती मूल्य 15 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर रखा है। प्रत्येक बोली कम से कम 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की होनी चाहिए। देवियों और सज्जनों, चलिए शुरू करते हैं। वह आकर्षक सुंदर स्त्री जिसकी खूबसूरत आंखों में शरद ऋतु के जल जैसी गहराई थी, उसने नीलामी भवन में मौजूद भीड़ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली। उस आकर्षक सुंदर स्त्री के शब्द सुनकर पूरा नीलामी भवन शांत हो गया। 150 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर, इस खगोलीय कीमत से हर कोई स्तब्ध रह गया। इतनी भारी कीमत कौन चुका सकता था? शायद पूरे श्वेत हिम महाद्वीप पर 10 से अधिक लोगों के पास इतनी संपत्ति नहीं थी। इसके अलावा इतने पैसे वाले चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञों में भी इतनी बड़ी रकम देने के लिए कौन तैयार होगा? पूरे श्वेत हिम महाद्वीप पर शायद केवल पूर्वज श्वेत हिम ही इतना बड़ा कदम उठा सकते थे। दुर्भाग्य से पूर्वज श्वेत हिम इस स्तर की नीलामी में कभी भाग नहीं लेंगे। हर 100 साल में एक बार होने वाली नीलामी की तो बात ही छोड़िए, हर 1000 साल में एक बार होने वाली नीलामी भी शायद ही पूर्वज श्वेत हिम के स्तर के किसी विशेषज्ञ को आकर्षित कर सके। भले ही पूर्वज श्वेत हिम को किसी नीलामी में भाग लेना हो तो वह संभवतः पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में जाएंगे, न कि श्वेत हिम महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल द्वारा आयोजित नीलामी में। आखिरकार पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में केवल एक ही पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ थे, पूर्वज श्वेत हिम। श्वेत हिम महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल द्वारा आयोजित नीलामियों में अधिक से अधिक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र ही होंगे और पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र व्यावहारिक रूप से अस्तित्वहीन थे। पूर्वज श्वेत हिम के स्तर के एक विशेषज्ञ के लिए केवल पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर या उससे ऊंचे खजाने ही उनकी रुचि जगा सकते थे। नीलामी मंच पर चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन के विशालकाय शव को देखकर सभी ने अपना सिर हिलाया। उन सभी का मानना था कि 90% संभावना है कि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल द्वारा इस बार लाया गया खजाना नहीं बिकेगा। हालांकि हर कोई इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल
इस सदी में एक बार होने वाले कार्यक्रम में नीलामी के लिए इतने उच्च स्तर का खजाना क्यों लाएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि यह सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल का अपना खजाना न हो, बल्कि किसी और ने उन्हें सौंपा हो? लेकिन श्वेत हिम महाद्वीप पर किसके पास ऐसे चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन को मारने की क्षमता थी? ठीक उसी समय जब हर कोई उत्सुकता से भरा हुआ था, नीलामी भवन में एक आवाज गूंज उठी। 151 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। यह आवाज सुनकर हर कोई चौंक गया और जल्दी से उस आवाज की दिशा में देखने लगा। नीलामी घर के प्रवेश द्वार पर एक गरिमापूर्ण अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। जिसने अभी बोली लगाई थी, वह यही गरिमापूर्ण अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, अध्यक्ष एकांश। जैसे ही हर कोई सोच रहा था कि यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति कौन है, नीलामी घर में अचानक एक हाँफती हुई आवाज गूंज उठी। इस विस्मयादिबोधक को सुनकर भीड़ में कोहराम मच गया। उनके चेहरे गहरे सदमे से भर गए। क्या यह महान अध्यक्ष एकांश हो सकते हैं? एकांश सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की श्वेत हिम महाद्वीप शाखा के अध्यक्ष के रूप में स्वाभाविक रूप से पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में घर घर में जाना पहचाना नाम था। हालांकि क्योंकि एकांश आमतौर पर बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से काम करता था और शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देता था, श्वेत हिम महाद्वीप में बहुत कम लोगों ने उसे कभी देखा था। इसलिए जब वह इस नीलामी में उपस्थित हुआ तो अधिकांश योद्धाओं ने उसे नहीं पहचाना। केवल जब उसकी आवाज ने उसकी पहचान उजागर की, तब सभी को एहसास हुआ कि यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति वास्तव में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की श्वेत हिम महाद्वीप शाखा का अध्यक्ष एकांश था। जब एकांश सामने आया और उसने विषधर ड्रैगन की बोली जीती, तो भीड़ को अब कोई संदेह नहीं रहा। यह पता चला कि यह विषधर ड्रैगन वास्तव में किसी और द्वारा नीलामी के लिए सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को सौंपा गया था। क्योंकि केवल ऐसी परिस्थितियों में जब किसी ने वस्तु के लिए बोली नहीं लगाई और सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को यह पसंद आ गई, तभी सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल बोली लगाएगा और खजाना जीतेगा। यदि यह सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की अपनी ही कोई वस्तु होती, तो नीलामी में बिकने में विफल रहने पर भी सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल इसके लिए बोली लगाने आगे नहीं आता। जब उन्हें पता चला कि विषधर ड्रैगन किसी और द्वारा नीलामी के लिए सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को सौंपा गया था, तो सभी की उत्सुकता और भी बढ़ गई। आखिर धरती पर कौन चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन को मार सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि श्वेत हिम महाद्वीप में पूर्वज श्वेत हिम के अलावा भी कोई अन्य शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ छिपे हों? विशिष्ट कक्ष संख्या 18 में श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्यों का एक समूह उत्साह से लगभग बेहोश हो गया जब उन्होंने उस आकर्षक सुंदर स्त्री को विषधर ड्रैगन के लिए शुरुआती बोली 15 अरब तय करते हुए सुना। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि ड्रैगन की कीमत अधिक होगी, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी अत्यधिक होगी। पूरे 15 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर, उनके लिए यह एक अकल्पनीय खगोलीय राशि थी। और जब सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की श्वेत हिम महाद्वीप शाखा के अध्यक्ष एकांश ने आगे आकर ड्रैगन के लिए बोली जीत ली, तो हर कोई और भी अधिक उत्साहित हो गया। यहां तक कि पुनीत ने भी उम्मीद नहीं की थी कि विषधर ड्रैगन वास्तव में इतनी उच्च कीमत पर सफलतापूर्वक नीलाम हो जाएगा। मूल रूप से उसने विषधर ड्रैगन को सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को नीलामी के लिए सौंपा था, जो केवल एक अंतिम विकल्प के रूप में था। उसे वास्तव में इसके सफलतापूर्वक नीलाम होने की उम्मीद नहीं थी। पुनीत ने सोचा था कि यदि विषधर ड्रैगन का शव नीलामी में बिकने में विफल रहता है, तो वह इसे सीधे सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को बेच देगा। यद्यपि इसे सीधे सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को बेचने पर बहुत कम कीमत मिल सकती है, फिर भी यह इसे अपने हाथों में रखने से बेहतर था। वह न तो एक कीमियागर था, न ही एक अस्त्र निर्माता और न ही एक ताबीज व्यूह गुरु। इस तरह के चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन के शव को अपने कब्जे में रखने का कोई उपयोग नहीं था। ऐसे दानव जानवर का शव केवल कीमियागरों, अस्त्र निर्माताओं, ताबीज व्यूह गुरुओं या कठपुतली बनाने वालों के लिए ही उपयोगी था। सामान्य योद्धाओं के लिए इसका वास्तव में बहुत कम उपयोग था। वरिष्ठ भाई पुनीत, हम इस बार सचमुच अमीर हो गए हैं, जिग्नेश ने उत्साह से कहा। अगर मुझे पता होता कि यह विषधर ड्रैगन इतनी ऊंची कीमत ला सकता है, तो मैं नीलामी में कुछ और अच्छी चीजें चुन लेता। कनिष्ठ भाई जिग्नेश, जल्दी क्या है? पैसे होने पर क्या तुम्हें अच्छी चीजें न खरीद पाने का डर है? पुनीत ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। इस समय वह भी अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। नीचे नीलामी भवन में एकांश के बोली लगाने के बाद आश्चर्यजनक रूप से विषधर ड्रैगन उसके द्वारा जीत लिया गया। पहला, वहां मौजूद कोई भी इतनी बड़ी कीमत वहन नहीं कर सकता था। दूसरा, भले ही कोई इतनी अधिक कीमत वहन कर सके, उन्हें एकांश का सम्मान रखना होगा और एक बार एकांश के बोली लगाने के बाद कोई भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। आखिरकार यदि कोई श्वेत हिम महाद्वीप में जीवित रहना चाहता था, तो एकांश को नाराज करना कोई बुद्धिमानी का कदम नहीं था। श्वेत हिम महाद्वीप में यद्यपि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल अलग थलग रहा और किसी भी विवाद में भाग नहीं लिया, फिर भी इसकी स्थिति किसी भी तरह से श्वेत हिम महाद्वीप के अधिपति श्वेत हिम संप्रदाय से कम नहीं थी और शायद उससे भी अधिक थी। विषधर ड्रैगन के शव पर बोली लगाने के बाद
मुड़ने और जाने से पहले एकांश ने विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष 18 की दिशा में नजर डाली। विराट के बारे में प्रबंधक की रिपोर्ट सुनने के बाद उसने जितना इसके बारे में सोचा उसे उतना ही अधिक लगा कि विराट कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जब उसे पता चला कि नीलामी का सबसे बड़ा आकर्षण भी विराट के साथ आए पुनीत द्वारा ही प्रदान किया गया था, तो एकांश ने तुरंत आगे आने और चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन के शव पर बोली लगाने का फैसला किया। आमतौर पर इस स्तर की नीलामी उसके समय के लायक नहीं होती। हालांकि इस नीलामी में सामने आए विराट नाम के उस रहस्यमय युवक के काम करने के तरीके इतने अविश्वसनीय थे कि उन्होंने एकांश का ध्यान बहुत आकर्षित किया। चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन के शव की नीलामी में भाग लेना एक तरह से विराट पर एहसान करना और पहले से ही एक अच्छा रिश्ता स्थापित करना था। यदि यह असाधारण युवक वास्तव में पवन देव बाण विद्या पर महारत हासिल कर लेता है और भविष्य में चमकता है, तो आज के उसके कार्यों को भविष्य में उसके साथ मित्रता का एक अच्छा बीज बोने के रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा चतुर्थ विपत्ति लोक के इस विषधर ड्रैगन का शव अत्यंत मूल्यवान है। 15.1 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के साथ भी सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल काफी लाभ कमाएगा। तो क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे दोनों पक्षों को लाभ हो। चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन के शव पर बोली लगाने के बाद एकांश विराट से मिलने नहीं गया। कुछ बातें अनकही ही छोड़ दी जानी चाहिए। बहुत आगे जाने से बात जानबूझकर की गई लगेगी और उम्मीदों से कम पड़ जाएगी। चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन की नीलामी के बाद सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की सदी में एक बार होने वाली नीलामी आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल ने बोली जीतने वाले योद्धाओं तक खजाने पहुंचाने के लिए परिचारकों को भेजा और उनसे संबंधित आध्यात्मिक पत्थर भी एकत्र किए। विशिष्ट द्वितीय श्रेणी के कक्ष 18 में सागर ने पिछले रास्ते से फिर से निजी कक्ष में प्रवेश किया। युवा मास्टर विराट, साथी दांववादी पुनीत, बधाई हो। सागर ने कक्ष में प्रवेश करते ही श्वेत वस्त्रधारी विराट और पुनीत का अभिवादन किया। इस बार विराट ने नीलामी में बड़ी संख्या में खजाने हासिल किए थे, जबकि पुनीत ने नीलामी के लिए सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को जो खजाने सौंपे थे उन्हें भी भारी कीमतें मिली थीं। इन दोनों ने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को जो व्यापार दिया वह 10 से अधिक चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञों के बराबर था। श्वेत वस्त्रधारी विराट और पुनीत इस बार उसके लिए अकल्पनीय सफलता लेकर आए थे। इस जबरदस्त उपलब्धि के साथ वह अब सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की श्वेत हिम महाद्वीप शाखा के शीर्ष 3 लोगों में स्थान पा सकता था, जिससे सागर बेहद खुश था। सागर ने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा, साथी दांववादी पुनीत, इस बार आपने सचमुच एक बड़ी फसल काटी है। पुनीत ने वे खजाने सौंप दिए थे जिन्हें उसने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को नीलामी के लिए सौंपा था, जिसमें चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन का शव भी शामिल था। कुल मिलाकर नीलामी से 20 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की एक विशाल राशि जुटाई गई। इतनी बड़ी धनराशि पुनीत को श्वेत हिम महाद्वीप के सबसे धनी लोगों में से एक बनाने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। कुल संपत्ति के मामले में पुनीत संभवतः पहले से ही पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में शीर्ष 10 में था। इसके लिए मुझे व्यवस्थापक सागर की मदद का शुक्रिया अदा करना चाहिए। पुनीत ने विनम्रता से हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये चीजें बस मेरा कर्तव्य हैं। साथी दांववादी पुनीत, आप बहुत दयालु हैं। सागर ने जवाब में जल्दी से अपना हाथ हिलाया। पुनीत इस बार उसके लिए इतनी बड़ी उपलब्धि लाया था, वह पहले से ही पुनीत का आभारी था और इस तरह का एहसान स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सागर ने एक स्थानिक अंगूठी निकाली और उसे पुनीत को सौंपते हुए कहा, यहां वे खजाने हैं जो साथी दांववादी पुनीत ने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को नीलाम करने के लिए सौंपे थे। आय कुल 20 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर हुई। 10% कमीशन काटने के बाद आपके पास 18 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर बचेंगे। साथी दांववादी पुनीत, कृपया उनकी जांच करें। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को अपनी वस्तुओं की नीलामी सौंपने वाले अन्य योद्धाओं के लिए व्यापार मंडल 10% कमीशन लेता था। इस बार सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को सौंपे गए पुनीत के खजाने 20 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों में बिके। 10% कमीशन काटने के बाद, जो कि 2 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर है, इसलिए पुनीत को सौंपी जाने वाली अंतिम राशि 18 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर है। ठीक है, धन्यवाद व्यवस्थापक सागर। पुनीत ने स्थानिक अंगूठी ली, अपनी दिव्य चेतना को उसमें प्रवेश कराया और आय को गिनना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि उसे सागर पर भरोसा नहीं था, लेकिन इतने बड़े भाग्य के लिए सावधानी की आवश्यकता थी। इसके अलावा ये 18 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर पूरी तरह से उसके नहीं थे, वे उन सभी के थे और उसे अपने साथी शिष्यों के प्रति जिम्मेदार होना था। वस्तुओं की जांच करने के बाद पुनीत ने अपना सिर उठाया, सागर को सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर हाथ जोड़े और कहा, रकम सही है, धन्यवाद व्यवस्थापक सागर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सागर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर सागर श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर मुड़ा और उसे एक स्थानिक अंगूठी सौंपते हुए बोला, युवा मास्टर विराट, ये वे खजाने हैं जो आपने इस नीलामी में जीते हैं। कृपया जांच लें और उन्हें सत्यापित करें। ठीक है, धन्यवाद।
व्यवस्थापक सागर, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने स्थानिक अंगूठी ली और वस्तुओं की जांच भी शुरू कर दी। हाँ, वे सभी यहां हैं। जांच करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सिर हिलाया। सत्यापन के बाद अब भुगतान करने का समय था। व्यवस्थापक सागर, अभी के लिए मैं भाई विराट के खजाने का भुगतान करूंगा, पुनीत ने सागर से कहा। क्या आप भुगतान कर रहे हैं? सागर स्तब्ध था, लगभग अविश्वास से भरा हुआ। वह जानता था कि विराट ने जो खजाने जीते थे वे काफी मूल्यवान थे। भले ही पुनीत और विराट के बहुत अच्छे संबंध हों, लेकिन उसके लिए इतनी भारी कीमत चुकाना कोई आम बात नहीं थी। भाई विराट ने जो खजाने खरीदे हैं उनमें से कई वास्तव में हम साथी शिष्यों के लिए थे। यह देखकर पुनीत ने तुरंत स्पष्ट किया, मैं पहले भुगतान करूंगा और हम बाद में निजी तौर पर हिसाब चुकता कर लेंगे। ओह, तो यह बात है। पुनीत की बातें सुनकर सागर ने समझदारी से सिर हिलाया। यह तर्कसंगत लगता है। भले ही पुनीत और विराट के बीच बहुत अच्छे संबंध थे, फिर भी वह उसके लिए इतनी बड़ी कीमत कैसे चुका सकता था? आपको पता होना चाहिए कि इस नीलामी में विराट द्वारा खरीदे गए खजाने का मूल्य सैकड़ों अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों से अधिक था। वह पवन देव बाण विद्या आपके श्वेतहिम संप्रदाय के किस प्रतिभावान ने खरीदी है? साथी दांववादी पुनीत, सागर ने अचानक पूछा। पवन देव बाण विद्या मेरे द्वारा खरीदी गई है। इसका भाई पुनीत और अन्य लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इस समय श्वेत वस्त्रधारी विराट बोल पड़ा। पवन देव बाण विद्या बहुत मूल्यवान थी और विराट को ऐसा लग रहा था कि इसका संबंध किन्हीं रहस्यों से हो सकता है। इसे खरीदने वाला व्यक्ति कुछ खास लोगों का विशेष ध्यान आकर्षित कर सकता है। यद्यपि विराट परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था, फिर भी वह नहीं चाहता था कि पुनीत और श्वेतहिम संप्रदाय के अन्य शिष्य उसके लिए ये जोखिम उठाएं। श्वेतहिम महाद्वीप पर उसका शरीर केवल एक अवतार था। अगर उसे खतरे का सामना करना भी पड़ा तो नुकसान नगण्य होगा। यह जीवन और मृत्यु का मामला नहीं था। लेकिन अगर पुनीत, जिग्नेश, गगन, गार्गी और श्वेतहिम संप्रदाय के अन्य शिष्यों की इसके कारण जान चली गई तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ओह, क्या ऐसा है? तो यह वृद्ध व्यक्ति युवा मास्टर विराट को जल्द ही पवन देव बाण विद्या पर महारत हासिल करने की शुभकामनाएं देता है। सागर ने यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट के सामने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद व्यवस्थापक सागर, मुझे भी ऐसी ही आशा है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने हल्की मुस्कान के साथ अभिवादन का उत्तर दिया। कुछ शिष्टाचार के आदान प्रदान के बाद पुनीत ने 10 अरब से अधिक जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर निकाले और उन्हें नीलामी में खरीदे गए खजानों का भुगतान करने के लिए सागर को सौंप दिया। लेन देन पूरा होने के बाद सागर उन्हें गुप्त मार्ग से ले गया और वे विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष 18 से बाहर निकल गए। शुरुआत से अंत तक सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के सदस्यों के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति यह नहीं जानता था कि विशिष्ट द्वितीय श्रेणी के कक्ष 18 में कौन था। नीलामी घर से बाहर निकलते हुए समूह सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में नहीं रुका। उन्होंने सागर को विदा किया और अपनी सराय लौट आए। सराय में वापस आकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने खरीदे गए खजानों को श्वेतहिम संप्रदाय के शिष्यों को वितरित कर दिया। पुनीत ने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को सौंपी गई नीलामी की आय में से प्रत्येक श्वेतहिम संप्रदाय के शिष्य की खरीद की कीमत काटने के बाद शेष हिस्सा सभी को बांट दिया। विराट ने पवन देव बाण विद्या और तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी खरीदने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक पत्थर पुनीत को सौंप दिए। पवन देव बाण विद्या की कीमत 2 अरब 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर थी और तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी की कीमत 50 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर थी, जो कुल मिलाकर 2 अरब 60 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर हुई। श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास केवल 1 अरब 60 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर थे, जिससे उसे पवन देव बाण विद्या और तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी का भुगतान करने के लिए आवश्यक राशि में 1 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की कमी पड़ रही थी। उसने उस 1 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के भुगतान के रूप में केवल 10 महाविपत्ति ईश्वरीय स्फटिकों की ही पेशकश की। भाई विराट, यह बहुत ज्यादा है। यह देखकर पुनीत ने 5 महाविपत्ति स्फटिकों को श्वेत वस्त्रधारी विराट को वापस कर दिया और कहा, हमारे श्वेतहिम महाद्वीप में एक महाविपत्ति स्फटिक 20 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है। 1 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के लिए 5 महाविपत्ति स्फटिक पर्याप्त होंगे। यह ठीक है, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अंततः कहने से पहले एक क्षण के लिए संकोच किया। हालांकि आपकी गणना आपके लिए थोड़ी अनुचित है। मेरे पास यहाँ एक ताबीज है जो योद्धाओं को द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने के लिए काफी मददगार है। मैं इसे आपको दूंगा भाई पुनीत, मुआवजे के रूप में। इसके साथ ही श्वेत वस्त्रधारी विराट ने द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज निकाला और उसे पुनीत को सौंप दिया। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से एक महाविपत्ति स्फटिक का आदान प्रदान 20 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों तक किया जा सकता है, लेकिन यह केवल सैद्धांतिक अधिकतम सीमा है। यदि इसे वास्तव में बाजार में बेचा जाए तो विनिमय दर उतनी अधिक नहीं हो सकती है। आखिरकार महाविपत्ति स्फटिकों और जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के बीच विनिमय दर की एक अस्थिर सीमा होती है, जो कि 10 करोड़ से 20 करोड़ के बीच है। इतनी बड़ी धनराशि पुनीत को श्वेतहिम महाद्वीप के सबसे धनी लोगों में से एक बनाने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। कुल संपत्ति के मामले में पुनीत संभवतः पहले से ही पूरे श्वेतहिम महाद्वीप में शीर्ष 10 में था। इसके लिए मुझे व्यवस्थापक सागर की मदद का शुक्रिया अदा करना चाहिए, पुनीत ने विनम्रता से हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये चीजें बस मेरा कर्तव्य है। साथी दांववादी पुनीत, आप बहुत दयालु हैं, सागर ने जवाब में जल्दी से अपना हाथ हिलाया। पुनीत इस बार उसके लिए इतनी बड़ी उपलब्धि लाया था। वह पहले से ही पुनीत का आभारी था और इस तरह का एहसान स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सागर ने एक स्थानिक अंगूठी निकाली और उसे पुनीत को सौंपते हुए कहा, यहाँ वे खजाने हैं जो साथी दांववादी पुनीत ने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को नीलाम करने के लिए सौंपे थे। आय कुल 20 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर हुई। 10% कमीशन काटने के बाद आपके पास 18 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर बचेंगे। साथी दांववादी पुनीत, कृपया उनकी जांच करें। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को अपनी वस्तुओं की नीलामी सौंपने वाले अन्य योद्धाओं के लिए व्यापार मंडल 10% कमीशन लेता था। इस बार सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को सौंपे गए पुनीत के खजाने 20 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों में बिके। 10% कमीशन काटने के बाद, जो कि 2 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर है। इसलिए पुनीत को सौंपी जाने वाली अंतिम राशि 18 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर है। ठीक है, धन्यवाद व्यवस्थापक सागर। पुनीत ने स्थानिक अंगूठी ली, अपनी दिव्य चेतना को उसमें प्रवेश कराया और आय को गिनना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि उसे सागर पर भरोसा नहीं था, लेकिन इतने बड़े भाग्य के लिए सावधानी की आवश्यकता थी। इसके अलावा ये 18 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर पूरी तरह से उसके नहीं थे, वे उन सभी के थे और उसे अपने साथी शिष्यों के प्रति जिम्मेदार होना था। वस्तुओं की जांच करने के बाद पुनीत ने अपना सिर उठाया, सागर को मानपूर्वक सिर झुकाकर हाथ जोड़े और कहा, रकम सही है, धन्यवाद व्यवस्थापक सागर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सागर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर सागर श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर मुड़ा और उसे एक स्थानिक अंगूठी सौंपते हुए बोला, युवा मास्टर विराट, ये वे खजाने हैं जो आपने इस नीलामी में जीते हैं। कृपया जांच लें और उन्हें सत्यापित करें। ठीक है, धन्यवाद व्यवस्थापक सागर। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने स्थानिक अंगूठी ली और वस्तुओं की जांच भी शुरू कर दी। हाँ, वे सभी यहाँ हैं। जांच करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सिर हिलाया। सत्यापन के बाद अब भुगतान करने का समय था।
व्यवस्थापक सागर, अभी के लिए मैं भाई विराट के खजाने का भुगतान करूंगा, पुनीत ने सागर से कहा। क्या आप भुगतान कर रहे हैं? सागर स्तब्ध था, लगभग अविश्वास से भरा हुआ। वह जानता था कि विराट ने जो खजाने जीते थे वे काफी मूल्यवान थे। भले ही पुनीत और विराट के बहुत अच्छे संबंध हों, लेकिन उसके लिए इतनी भारी कीमत चुकाना कोई आम बात नहीं थी। भाई विराट ने जो खजाने खरीदे हैं उनमें से कई वास्तव में हम साथी शिष्यों के लिए थे। यह देखकर पुनीत ने तुरंत स्पष्ट किया, मैं पहले भुगतान करूंगा। विराट ने खरीदे गए खजानों को श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्यों को वितरित कर दिया। पुनीत ने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को सौंपी गई नीलामी की आय में से प्रत्येक श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्य की खरीद की कीमत काटने के बाद शेष हिस्सा सभी को बांट दिया। विराट ने पवन देव बाण विद्या और तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी खरीदने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक पत्थर पुनीत को सौंप दिए। पवन देव बाण विद्या की कीमत 2 अरब 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर थी और तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी की कीमत 50 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर थी, जो कुल मिलाकर 2 अरब 60 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर हुई। श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास केवल 1 अरब 60 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर थे, जिससे उसे पवन देव बाण विद्या और तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी का भुगतान करने के लिए आवश्यक राशि में 1 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की कमी पड़ रही थी। उसने उस 1 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के भुगतान के रूप में केवल 10 महाविपत्ति ईश्वरीय स्फटिकों की ही पेशकश की। भाई विराट, यह बहुत ज्यादा है। यह देखकर पुनीत ने 5 महाविपत्ति स्फटिकों को श्वेत वस्त्रधारी विराट को वापस कर दिया और कहा, हमारे श्वेत हिम महाद्वीप में एक महाविपत्ति स्फटिक 20 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है। 1 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के लिए 5 महाविपत्ति स्फटिक पर्याप्त होंगे। यह ठीक है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अंततः कहने से पहले एक क्षण के लिए संकोच किया। हालांकि आपकी गणना आपके लिए थोड़ी अनुचित है। मेरे पास यहाँ एक ताबीज है जो योद्धाओं को द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने के लिए काफी मददगार है। मैं इसे आपको दूंगा भाई पुनीत, मुआवजे के रूप में। इसके साथ ही श्वेत वस्त्रधारी विराट ने द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज निकाला और उसे पुनीत को सौंप दिया। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से एक महाविपत्ति स्फटिक का आदान प्रदान 20 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों तक किया जा सकता है, यह केवल सैद्धांतिक अधिकतम सीमा है। यदि इसे वास्तव में बाजार में बेचा जाए तो विनिमय दर उतनी अधिक नहीं हो सकती है। आखिरकार महाविपत्ति स्फटिकों और जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के बीच विनिमय दर की एक अस्थिर सीमा होती है, जो कि 10 करोड़ से 20 करोड़ के बीच है। केवल असाधारण रूप से अच्छे भाग्य के साथ ही एक महाविपत्ति स्फटिक का आदान प्रदान 20 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के लिए किया जा सकता था। सामान्य रूप से यह केवल 10 करोड़ से थोड़ा ही अधिक लाएगा। विनिमय का यह तरीका स्पष्ट रूप से पुनीत के लिए अनुचित था। क्योंकि विराट और पुनीत अपेक्षाकृत अच्छे दोस्त थे, इसलिए वह उसका फायदा नहीं उठाना चाहता था। इसलिए उसने मुआवजे के रूप में द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज की पेशकश की। द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज बाजार में 1 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर ला सकता था। एक सामान्य लेन देन में ताबीज अकेले उन 1 अरब की भरपाई करने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि पुनीत की उदारता को देखते हुए विराट उस पर हावी नहीं होना चाहता था। इसके अलावा पुनीत की आभा को देखते हुए वह द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने के करीब था। उसे द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज देना उसकी सफलता के लिए बीमा की एक अतिरिक्त परत जोड़ने जैसा था, जो एक दोस्त के रूप में उसके कर्तव्य को पूरा करता था। विराट की बातें सुनकर पुनीत ने मना नहीं किया। उसने विराट से द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज स्वीकार कर लिया और मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यह भाई विराट की दयालु पेशकश है, इसलिए मैं मना नहीं कर सकता। पुनीत ताबीज के प्रभावों से अनजान था, अन्यथा वह शायद इसे इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता। सभी लोग, अब जबकि नीलामी खत्म हो गई है तो चलिए जितनी जल्दी हो सके इस खतरनाक जगह को छोड़ दें। सभी के अपने खजाने और आध्यात्मिक पत्थरों का आदान प्रदान पूरा करने के बाद विराट ने उनसे कहा। यह सुनकर पुनीत थोड़ा हैरान हुआ। भाई विराट, आपका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम अभी भी खतरे में हैं? पुनीत ने संदेहपूर्वक पूछा। तार्किक रूप से कहा जाए तो सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के संचालन सिद्धांतों को देखते हुए यह संभावना नहीं है कि वे बाहरी दुनिया में हमारी जानकारी लीक करेंगे। हालांकि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल हमारी जानकारी लीक नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आराम से बैठ सकते हैं। विराट ने कहा, भाई विराट, क्या आप कह रहे हैं कि कोई अभी भी अनुमान लगा सकता है कि हम विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष 18 से हैं? यह असंभव है ना? हमने कोई जानकारी लीक नहीं की है। इस समय श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनने के बाद जिग्नेश संदेह से पूछे बिना नहीं रह सका। शायद कोई नहीं जानता कि हम विशिष्ट द्वितीय श्रेणी कक्ष 18 से हैं, लेकिन ऐसे लोग निश्चित रूप से हैं जो जानते हैं कि आपने कम से कम 15.1 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर कमाए हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। भाई विराट, आप जितना बोलते हैं मैं उतना ही भ्रमित होता जाता हूं। क्या आप इसे अधिक स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं? जिग्नेश ने उलझन भरे भाव से कहा। भाई पुनीत, भाई जिग्नेश, क्या आप भूल गए हैं कि हमारे अलावा जाह्नवी, शौर्य और अन्य लोग भी हैं जो यह भी जानते हैं कि हमने इस चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन का शव प्राप्त किया है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उनकी ओर देखते हुए कहा। वे हमारा रहस्य रखने जितने दयालु नहीं होंगे। एक बार जब आज की नीलामी की खबर बाहर आ जाएगी तो क्या आपको लगता है कि वे यह अनुमान नहीं लगाएंगे कि नीलामी के लिए विषधर ड्रैगन का शव सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को किसने सौंपा था? श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर पुनीत, जिग्नेश, गगन और अन्य लोगों के चेहरे काफी बदल गए। इस पल वे भी बेचैन हो गए। अगर विराट ने उन्हें याद नहीं दिलाया होता तो वे सचमुच भूल ही जाते कि उनके अलावा शौर्य और जाह्नवी भी जानते थे कि उन्होंने चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन का शव हासिल किया था। एक बार जब शौर्य और जाह्नवी यह खबर फैला देंगे तो उनकी स्थिति बेहद अनिश्चित हो जाएगी। यद्यपि उनके पास एक ढाल के रूप में श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्यों की पहचान थी, लेकिन यह पहचान सर्वशक्तिमान नहीं थी। 15 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर, धन की इतनी बड़ी खगोलीय राशि कई योद्धाओं को जोखिम उठाने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा एक बार यह खबर फैल गई तो संभावना थी कि न केवल अन्य ताकतों के योद्धा उन्हें निशाना बनाएंगे, बल्कि खुद श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धा भी उनके खिलाफ हो सकते हैं। तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलो जल्दी चलते हैं। पुनीत ने गंभीर परिणामों के बारे में सोचते हुए जल्दबाजी में कहा। सभी ने जल्दबाजी में अपना सामान पैक किया, एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की और जल्दबाजी में बादल नाव पर सवार हो गए और सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र छोड़ दिया। नीलामी को समाप्त हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था और नीलामी की खबर को फैलने का समय नहीं मिला होगा। जब तक वे समय पर श्वेत हिम संप्रदाय लौट आएंगे तब तक वे सुरक्षित रहेंगे। भले ही उन लोगों में दुस्साहस हो, वे श्वेत हिम संप्रदाय में उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ज्ञानेश, शिवेंद्र और अपने समूह का नेतृत्व करते हुए एक गंभीर चेहरे के साथ सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल से बाहर चला गया। नीलामी का यह अनुभव उसके लिए सचमुच बहुत बुरा था। विशिष्ट द्वितीय श्रेणी स्तर के कक्ष 18 में उस रहस्यमय व्यक्ति द्वारा धोखा दिए जाने से न केवल उसे भारी नुकसान हुआ, बल्कि वह श्वेत हिम महाद्वीप में हंसी का पात्र भी बन गया। इस द्वेष ने ज्ञानेश को विशिष्ट द्वितीय श्रेणी स्तर के कक्ष 18 में बैठे उस रहस्यमय व्यक्ति को टुकड़ों में फाड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने विशिष्ट द्वितीय श्रेणी स्तर के कक्ष 18 में बैठे रहस्यमय व्यक्ति के बारे में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल से पूछताछ करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने चाहे कितनी भी कोशिश की, सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल ने एक भी शब्द का खुलासा नहीं किया।
जब उसने कई बार पूछा तो उन्होंने उसे सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल से बाहर निकाल दिया, जिससे ज्ञानेश को और भी बुरा लगा। शिवेंद्र, कुछ आदमियों को लो और जांच करो कि हाल ही में सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में किस तरह के अजनबी आए हैं। ज्ञानेश ने उदास भाव से अपने बगल में खड़े शिवेंद्र से कहा। हाँ वरिष्ठ भाई ज्ञानेश। ज्ञानेश की बातें सुनकर शिवेंद्र ने तुरंत और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। फिर उसने दूसरों का नेतृत्व सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र की गहन जांच करने के लिए किया। एक दिन बाद शिवेंद्र अपने आदमियों के साथ ज्ञानेश को रिपोर्ट करने लौटा। वरिष्ठ भाई ज्ञानेश, हमें कोई संदिग्ध अजनबी नहीं मिला, शिवेंद्र ने सावधानी से कहा। उसकी जांच का कोई परिणाम नहीं निकला। हाल ही में कोई भी संदिग्ध अजनबी सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में नहीं आया था। बेशक उसका ध्यान द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ विपत्ति लोक के व्यक्तियों पर था और हर किसी की जांच करना असंभव था। सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में एकत्र हुए योद्धाओं की संख्या अनगिनत थी। उन सभी की जांच करने में अनिश्चित काल का समय लगेगा। इसके अलावा यह केवल अवास्तविक था। इतनी बड़ी संख्या में योद्धाओं का सामना करते हुए कोई भी हर किसी की जांच नहीं कर सकता था। विशिष्ट कक्ष संख्या 18 में इतनी अथाह संपत्ति रखने वाला रहस्यमय व्यक्ति महाविपत्ति लोक से नीचे का योद्धा नहीं हो सकता। इसलिए उसकी जांच का मुख्य ध्यान द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ विपत्ति लोक के योद्धाओं पर केंद्रित था। हालांकि अपनी जांच के बाद उसे कोई संदिग्ध अजनबी नहीं मिला। यद्यपि वह यह नहीं कहेगा कि वह द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ विपत्ति लोक के सभी लोगों को जानता है, लेकिन इस स्तर के विशेषज्ञ श्वेत हिम महाद्वीप पर अज्ञात नहीं थे। भले ही वह उनसे नहीं मिला था, उसने और चतुर्थ विपत्ति लोक के सभी योद्धा श्वेत हिम महाद्वीप के मूल निवासी थे। बाहर से कोई भी अपरिचित चेहरा नहीं आया था। लेकिन दुर्भाग्य से इस बार उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्य थे। भले ही उसमें कितना भी साहस हो, वह ज्ञानेश और कुशाग्र पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत की तो न केवल वह बल्कि पूरी ज्वाला घाटी नष्ट हो जाएगी। श्वेत हिम संप्रदाय वास्तव में लंबे समय से उनकी ज्वाला घाटी को नष्ट करना चाहता था, लेकिन लोगों के क्रोध के डर से व्यक्ति को जानता था। लेकिन श्वेत हिम महाद्वीप पर इस स्तर के विशेषज्ञ अज्ञात नहीं थे। भले ही वह उनसे न मिला हो, लेकिन कम से कम उसने उनके बारे में सुना अवश्य था। इस बार सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में आए द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ विपत्ति लोक के योद्धा सभी श्वेत हिम महाद्वीप के मूल निवासी थे। बाहर से कोई भी अपरिचित चेहरा वहां नहीं था। यह असंभव है। क्या वह बस हवा से प्रकट हो सकता है? शिवेंद्र के शब्द सुनकर ज्ञानेश दहाड़ा। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया था। इतनी बुरी तरह से धोखा खाना और यह भी न जानना कि अपराधी कौन था, अविश्वसनीय रूप से अपमानजनक था। ज्ञानेश इसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। वरिष्ठ भाई ज्ञानेश, क्या ऐसा हो सकता है कि विशिष्ट द्वितीय श्रेणी के 18वें कक्ष में बैठा वह रहस्यमय व्यक्ति झूठ बोल रहा हो? शायद वह कोई राहगीर नहीं बल्कि श्वेत हिम महाद्वीप का ही मूल निवासी हो। ज्ञानेश के विकृत भाव को देखकर शिवेंद्र ने सावधानी से सुझाव दिया। श्वेत हिम महाद्वीप का मूल निवासी? यह सुनकर ज्ञानेश स्तब्ध रह गया। यह वास्तव में एक संभावना थी, लेकिन श्वेत हिम महाद्वीप पर किसके पास इतनी अपार संपत्ति थी? ज्ञानेश ने कुछ देर विचार किया, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकाल पाया। अभी के लिए इसे भूल जाओ, मेरे साथ आओ और उस दुष्ट लवेश का नामो निशान मिटा दो। काफी माथापच्ची करने के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो ज्ञानेश के पास इस मामले को अलग रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और उसने शिवेंद्र और अन्य लोगों पर चिल्लाते हुए कहा। उस दुष्ट लवेश ने खुलेआम उसका विरोध करने का दुस्साहस किया था। वह सीधे सीधे मौत को बुलावा दे रहा था। पंचरंग संप्रदाय के एक मामूली युवा स्वामी को इतनी हिम्मत किसने दी? क्या वह सच में सोचता था कि केवल पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग खरीद लेने से वह उसे चुनौती देने के योग्य हो गया है? आज वह उस दुष्ट को बता देगा कि उसे नाराज करने के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। तुरंत ज्ञानेश ने शिवेंद्र और अन्य लोगों के साथ मिलकर लवेश के ठिकानों की जांच शुरू कर दी। इस बार विशिष्ट द्वितीय श्रेणी के 18वें कक्ष के रहस्यमय व्यक्ति की पहचान की जांच करने की तुलना में यह बहुत आसान था। जल्द ही उन्हें लवेश की मंजिल का पता चल गया। आधा दिन पहले लवेश पंचरंग संप्रदाय के लोगों के साथ सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र से निकलकर पंचरंग संप्रदाय की ओर चला गया था। जांच के बाद ज्ञानेश तुरंत अपने आदमियों को लेकर उस दिशा की ओर निकल पड़ा। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। श्वेत हिम महाद्वीप, श्वेत हिम संप्रदाय। साफ बादल रहित आकाश में अनगिनत काले बादल अचानक इकट्ठा होने लगे। कुछ ही पलों में श्वेत हिम संप्रदाय के ऊपर का आकाश काले बादलों से ढक गया। ये काले बादल श्वेत हिम संप्रदाय की मुख्य चोटी के पास एक पर्वत शिखर के ऊपर मंडराने लगे। इस आश्चर्यजनक हलचल ने तुरंत पूरे श्वेत हिम संप्रदाय को सतर्क कर दिया। बड़ी संख्या में योद्धा अपने आवासों से बाहर निकल आए और आकाश में इस अद्भुत घटना को देखने लगे। कितने भयानक विपत्ति बादल हैं! किसने सफलता प्राप्त की है? इन विपत्ति बादलों के दबाव को देखते हुए यह शायद एक ऐसी घटना है जो केवल चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय ही होती है। जिस दिशा से विपत्ति बादल इकट्ठा हो रहे हैं उसे देखते हुए यह वरिष्ठ भाई कौशल के पर्वत शिखर के ऊपर प्रतीत होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वरिष्ठ भाई कौशल ने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया हो? कुछ समय के लिए अनगिनत योद्धा आकाश में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विपत्ति बादलों को देखने लगे और आपस में चर्चा करने लगे। बाहर की हलचल ने चंद्रिका को भी सतर्क कर दिया, जो अपनी साधना के दौरान एकांतवास में थी। वह अपने ध्यान कक्ष से बाहर निकली, आकाश में विपत्ति बादलों को देखा और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कौशल इतनी जल्दी सफलता प्राप्त कर लेगा और उन चारों शिष्यों को पीछे छोड़ते हुए चतुर्थ विपत्ति लोक तक पहुंच जाएगा। उसने सुना था कि 1 दशक से भी अधिक समय पहले बाहर यात्रा करते समय कौशल को एक महत्वपूर्ण अवसर मिला था और अब ऐसा लग रहा था कि वह अफवाह सच थी। 5 शिष्यों में कौशल की पृष्ठभूमि विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं थी और उसकी प्रतिभा भी सर्वश्रेष्ठ नहीं थी। किसी विशेष अवसर के बिना वह अन्य चारों से पहले चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश नहीं कर पाता। बेशक यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि कौशल ने चतुर्थ विपत्ति लोक में सफलता प्राप्त कर ली है। महाविपत्ति लोक के किसी योद्धा के लिए सफलता प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू लोक की बाधा को पार करना नहीं था, बल्कि उतरने वाली विपत्ति से जीवित बचना था। केवल विपत्ति से सफलतापूर्वक जीवित बचकर ही यह कहा जा सकता था कि किसी ने वास्तव में अगले लोक में प्रवेश कर लिया है। अन्यथा भले ही कोई लोक में प्रवेश कर ले, यदि वह विपत्ति से जीवित नहीं बच सका तो सब व्यर्थ हो जाएगा। बूम! कुछ देर उमड़ने के बाद आकाश में विपत्ति बादल अंततः नीचे गिर पड़े। उस पर्वत के शिखर पर जहां कौशल रहता था, एक आकृति एक गंभीर भाव के साथ आकाश में विपत्ति बादलों को देख रही थी। स्वर्गीय विद्युत को गिरते देख कौशल ने उसे रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की।
हालांकि उसने इस विपत्ति के लिए पूरी तैयारी की थी, वह 100% गारंटी नहीं दे सकता था कि वह इससे जीवित बच जाएगा। इसलिए कौशल ने विपत्ति के सामने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। आकाश में विपत्ति बादलों से एक के बाद एक स्वर्गीय विद्युत गिरने लगी। जब तक 19वीं स्वर्गीय विद्युत गिरी, कौशल खून से लथपथ हो चुका था और इस क्षण आकाश में विपत्ति बादल अभी भी नहीं छंटे थे। यह देखकर कौशल का चेहरा अत्यंत गंभीर दिखने लगा। इस बार विपत्ति वास्तव में इतनी सारी स्वर्गीय विद्युत लेकर आई थी। यह कुछ ऐसा था जिसकी उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। बूम! जैसे ही 20वीं विद्युत गिरी, कौशल ने दांत पीसे अपनी हथेली खोली और उसके हाथ में एक सफेद रोशनी प्रकट हुई। अपने हाथ के इशारे से सफेद रोशनी सफेद प्रकाश की एक किरण में बदल गई और उतरती हुई विद्युत का सीधे सामना किया। बूम! सफेद रोशनी बैंगनी विद्युत से टकराई, जिससे एक गगनभेदी गर्जना हुई। इस सफेद रोशनी की शक्ति अपार थी। इसके प्रभाव में विद्युत की शक्ति आधी रह गई। विद्युत, जो सफेद रोशनी द्वारा क्षण भर के लिए रुक गई थी, कौशल की ओर अपना उतरना जारी रखा। यह देखकर कौशल ने अपनी लंबी तलवार उठाई और अपनी पूरी ताकत से विद्युत पर प्रहार किया। एक गगनभेदी बूम के साथ विद्युत कौशल की तलवार से टकराई, जिससे वह हवा में उड़ गई। हालांकि इस शक्तिशाली प्रहार ने विद्युत को और कमजोर कर दिया, लेकिन शेष बची हुई शक्ति अभी भी निर्दयता से कौशल से टकराई। उस भयानक शक्ति ने उस पर्वत को 2 हिस्सों में चीर दिया जहां कौशल था। कौशल स्वयं ढहे हुए पर्वत के खंडहरों में दब गया था। 20वीं स्वर्गीय विद्युत गिरने के बाद आकाश में विपत्ति बादल धीरे धीरे छंट गए। इस दृश्य को देखकर श्वेत हिम संप्रदाय के आसपास के शिष्यों ने अपनी सांसें रोक लीं। इस क्षण हर कोई स्वर्गीय विद्युत द्वारा लगभग खंडहर में तब्दील हो चुके पर्वत शिखर को देख रहा था। उनके दिल तनाव से भरे हुए थे। हालांकि विपत्ति बादल छंट गए थे, लेकिन कौशल विपत्ति से सुरक्षित बचा था या नहीं, यह अज्ञात था। गहन चिंता के कारण स्थिति की जांच करने के लिए किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। काफी देर बाद जब एक जला हुआ हाथ मलबे से बाहर निकला, तो कौशल का विश्वास पात्र सहायक ललित तेजी से उड़कर आगे आया और उसने कौशल को मलबे से बाहर निकाला। यह देखकर जाह्नवी भी जल्दी से उड़कर वहां पहुंच गई। कौशल के जीवित होने की पुष्टि करने से पहले उसने जल्दबाजी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की थी। अन्यथा यदि हर कोई सबके सामने कौशल के साथ उसके रिश्ते के बारे में जान जाता, तो श्वेत हिम संप्रदाय में उसका भविष्य खतरे में पड़ जाता। लेकिन अब जब वह निश्चित थी कि कौशल जीवित है, तो उसे ऐसा कोई संकोच नहीं था। अब वह शिद्दत से चाहती थी कि हर कोई कौशल के साथ उसके रिश्ते के बारे में जाने। कौशल के उसके समर्थक होने से भविष्य में श्वेत हिम संप्रदाय में कौन उसे नाराज करने की हिम्मत करेगा। कौशल के चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करने से पहले 5 मुख्य शिष्यों में से एक के रूप में वह पहले से ही एक मजबूत समर्थक था। अब जब कौशल ने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है, तो पूरे श्वेत हिम संप्रदाय में उसे नाराज करने की हिम्मत रखने वाले लोगों की संख्या मुट्ठी भर से भी कम है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कौशल ने 20 स्वर्गीय विद्युत प्रहारों से बचकर चतुर्थ विपत्ति लोक में सफलता प्राप्त की। इस तरह की उपलब्धियां पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में अत्यंत दुर्लभ हैं। श्वेत हिम महाद्वीप पर अधिकांश योद्धा जो चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करते हैं, वे केवल 12 या 13 स्वर्गीय विद्युत प्रहारों से ही जीवित बच पाते हैं। जो 14 या 15 से जीवित बचते हैं, उन्हें अल्पसंख्यक माना जाता है। जो 16 या उससे अधिक से बचते हैं, वे और भी दुर्लभ हैं। यहां तक कि श्वेत हिम संप्रदाय के गुरु प्रमुख चंद्रकांत, जो एक असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं, ने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय केवल 21 स्वर्गीय विद्युत प्रहारों का सामना किया था, जो कौशल से एक अधिक था। 20 स्वर्गीय विद्युत प्रहारों से बचकर कौशल के चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करने का महत्व स्वतः स्पष्ट है। यदि कोई अप्रत्याशित परिस्थिति न हो, तो कौशल बहुत संभवतः श्वेत हिम संप्रदाय के अगले गुरु प्रमुख का उत्तराधिकारी बन सकता है। हा, कौशल ने आखिरकार चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर ही लिया। ललित द्वारा मलबे से बाहर निकाले जाने के बाद कौशल अपनी गंभीर चोटों की परवाह किए बिना जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अंततः चतुर्थ विपत्ति लोक में सफलता प्राप्त कर ली थी। एक ऐसा कदम जिसने अन्य 4 मुख्य शिष्यों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। अब से श्वेत हिम संप्रदाय में पूर्वज श्वेत हिम और गुरु प्रमुख के अलावा उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। इस सफलता ने पहले ही उसे उस स्तर पर ला खड़ा किया था जहां वह अन्य 4 मुख्य शिष्यों के समान स्तर पर नहीं रह गया था। वह यह सब हासिल करने में इसलिए सक्षम हुआ था क्योंकि उसने श्वेत हिम महाद्वीप के बाहर अपनी पिछली यात्राओं के दौरान बहुत कुछ पाया था। उस यात्रा के दौरान हालांकि उसने मृत्यु के करीब के अनुभवों का सामना किया, लेकिन उसे एक महान अवसर भी मिला जिससे उसे एक खजाना प्राप्त हुआ। चतुर्थ विपत्ति लोक का वह विशेषज्ञ कोई साधारण विशेषज्ञ नहीं था, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ था। चतुर्थ विपत्ति लोक के उस विशेषज्ञ द्वारा छोड़े गए खजानों में चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का एक लंबी तलवार वाला जादुई हथियार, एक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का एक रक्षात्मक वस्त्र, चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के बराबर हमले की शक्ति वाला एक आक्रामक गुप्त खजाना और चतुर्थ विपत्ति लोक स्तर की कई गोलियां थीं। यह उस भाग्यशाली अवसर की बदौलत ही था कि उसने सफलतापूर्वक चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश किया और इस विपत्ति से जीवित बच गया। चतुर्थ विपत्ति लोक के उस विशेषज्ञ द्वारा छोड़े गए खजानों में से चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर की लंबी तलवार, रक्षात्मक वस्त्र और आक्रामक गुप्त खजाना, यदि उसके पास इनमें से एक भी खजाने की कमी होती तो वह इस विपत्ति से सुरक्षित जीवित नहीं बच पाता। लेकिन उस समय उसे जो भाग्यशाली अवसर मिला था, वह ऐसा लग रहा था जैसे विपत्ति पर काबू पाने के लिए विशेष रूप से उसी के लिए बनाया गया हो, जिससे वह बिना किसी बड़ी घटना के यह कदम उठा सका। पहले कौशल ने अपने द्वारा आकर्षित की गई विपत्ति की अत्यधिक मात्रा के बारे में शिकायत की थी, लेकिन विपत्ति से जीवित बचने के बाद उसे खुद पर काफी गर्व महसूस हुआ। 20 स्वर्गीय विद्युत प्रहार, चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करना और इतनी सारी विपत्तियों का सामना करना पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में एक दुर्लभ उपलब्धि है। इस कदम को उठाने के बाद अगले गुरु प्रमुख के उत्तराधिकारी की प्रतियोगिता में चंद्रिका और अन्य 4 मुख्य शिष्यों पर उसे एक जबरदस्त लाभ मिलेगा। यदि चंद्रिका, ज्ञानेश और कुशाग्र यह कदम उठाने में विफल रहते हैं, तो उनके पास उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता भी नहीं होगी। यह सोचकर कौशल ने तुरंत उस पर्वत की ओर देखा जहां चंद्रिका थी। वहां एक भव्य कक्ष के प्रवेश द्वार के सामने एक सुंदर आकृति खड़ी थी जो उसी की दिशा में देख रही थी। वह सुंदर आकृति कोई और नहीं बल्कि चंद्रिका थी। उस सुंदर आकृति को देखकर कौशल गर्व की भावना को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। जब उसने पहले चंद्रिका का पीछा किया था तो वह हमेशा उसके प्रति उदासीन रहती थी। अब जब उसने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है, तो चंद्रिका को पछतावा होना चाहिए। वह निश्चित रूप से बाद में आएगी और उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी। अपनी सपनों की देवी के बारे में सोचकर जो जल्द ही उसका पक्ष लेने के लिए पहल करेगी और उसके सामने गिड़गिड़ाएगी, कौशल को एक अवर्णनीय आनंद का एहसास हुआ। हालांकि जैसे ही कौशल चुपचाप उस दृश्य की प्रतीक्षा कर रहा था जिसकी उसे उम्मीद थी, उसने देखा कि वह सुंदर आकृति वापस मुख्य कक्ष में लौट गई और उसकी ओर नहीं उड़ी। यह देखकर कौशल का चेहरा काला पड़ गया और उसका आत्मसंतुष्ट भाव तुरंत बेहद भद्दा हो गया। ये कुतिया अभी भी अपने आप को इतना ऊंचा और महान दिखा रही है। वह किसे प्रभावित करने की कोशिश कर रही है? एक दिन वह इस कुतिया को अपने पैरों पर घुटने टेकने और भीख मांगने पर मजबूर कर देगा। चंद्रिका मुड़ी और अपने मुख्य कक्ष में वापस चली गई। अपनी सीट पर लौटी और बैठ गई। उसने अपना पतला हाथ बढ़ाया, अपनी चिकनी और नाजुक ठुड्डी को टिकाया और गहरी सोच में पड़ गई।
कौशल का इतनी जल्दी चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करना और यह तथ्य कि उसने 20 स्वर्गीय विद्युत प्रहारों को आकर्षित किया वास्तव में उसके लिए थोड़ा अप्रत्याशित था। कौशल की किस्मत वास्तव में उल्लेखनीय थी, जो एक ही समय में इतने सारे खजाने प्राप्त करने में कामयाब रहा। चाहे वह कौशल के हाथ में चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का लंबी तलवार वाला जादुई हथियार हो, उसके शरीर पर रक्षात्मक जादुई वस्त्र हो, या अंत में उसके द्वारा उपयोग किया गया आक्रामक गुप्त खजाना हो, इनमें से प्रत्येक वस्तु अत्यंत मूल्यवान खजाना थी। भले ही वह श्वेत हिम संप्रदाय के गुरु प्रमुख चंद्रकांत की बेटी थी, लेकिन उसके लिए एक साथ इतने सारे चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र प्राप्त करना अत्यधिक असंभव होगा। यह कहा जाना चाहिए कि कौशल को वास्तव में किस्मत का एक बहुत बड़ा साथ मिला था। यदि यह अतीत की बात होती तो कौशल को 20 स्वर्गीय विद्युत प्रहारों को पार करते और चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करते देख चंद्रिका ने वास्तव में उसका पक्ष लेने की पहल की होती। श्वेत हिम संप्रदाय के गुरु प्रमुख की बेटी के रूप में वह अभी भी अपने वंश को यथासंभव मजबूत बनाना चाहती थी। यदि 20 स्वर्गीय विद्युत प्रहारों को पार करने वाला कोई चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ उनके पक्ष में खड़ा होता तो यह उनके लिए काफी बड़ी बात होती। लेकिन इस बार चंद्रिका ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने अपना दांव एक अन्य अधिक होनहार प्रतिभाशाली व्यक्ति पर लगाने का फैसला किया। उसे सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी के बारे में पहले से ही विस्तार से पता चल चुका था। हालांकि वह नीलामी में शामिल नहीं हुई थी, लेकिन उसने स्थिति पर कड़ी नजर रखी थी। उसकी क्षमताओं के साथ उसके लिए सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी के बारे में जानना आसान था। जब चंद्रिका को पता चला कि चतुर्थ विपत्ति लोक के एक विषधर ड्रैगन का शव सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में सामने आया था और व्यापार मंडल के अध्यक्ष एकांश द्वारा व्यक्तिगत रूप से नीलाम किया गया था, तो उसे और भी दृढ़ता से महसूस हुआ कि विराट कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। दूसरे शायद यह न जानते हों कि चतुर्थ विपत्ति लोक के उस विषधर ड्रैगन को कौन लाया था, लेकिन चंद्रिका यह अच्छी तरह जानती थी। उसने पहले शौर्य को बुलाया था और शौर्य से उसने सप्त खड्ग अमर भवन में उनके समूह के अनुभवों के बारे में पूरी तरह से जान लिया था। चंद्रिका पहले ही इस बात से चकित थी कि वे चतुर्थ विपत्ति लोक के एक विषधर ड्रैगन को मारने में कामयाब रहे थे, लेकिन अब यह जानकर कि उस शव को 15 अरब 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की खगोलीय कीमत मिली थी, वह और भी अधिक स्तब्ध थी। 15 अरब 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के मूल्य वाला एक विषधर ड्रैगन कितना शक्तिशाली होगा। आपको पता होना चाहिए, सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल खजानों का मूल्यांकन लापरवाही से नहीं करता है। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल इसके सटीक मूल्य के आधार पर कीमत तय करेगा। 15 अरब 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के मूल्य वाले विषधर ड्रैगन के शव की तुलना निश्चित रूप से एक साधारण चतुर्थ विपत्ति लोक के दानव जानवर से नहीं की जा सकती। चंद्रिका यह समझ नहीं पा रही थी कि वे इतने शक्तिशाली चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन को कैसे मार गिराए। चूंकि शौर्य श्वेत वस्त्रधारी विराट, पुनीत और अन्य लोगों के साथ विषधर ड्रैगन के शरीर में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ था। उसने केवल चंद्रिका को बताया कि विषधर ड्रैगन स्वर्गीय विद्युत के 8 प्रहारों से मारा गया था। हालांकि चंद्रिका को उसके स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं हुआ। क्या मजाक है, स्वर्गीय विद्युत के 8 प्रहार एक शक्तिशाली चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन को मार सकते हैं। निश्चित रूप से कुछ और भी चल रहा होगा जिसके बारे में शौर्य अनजान था। वास्तव में जब शौर्य ने पहली बार इसका उल्लेख किया था तो चंद्रिका को शौर्य की बात पर पूरा विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब यह सुनकर कि वास्तव में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन का शव सामने आया है, चंद्रिका को शौर्य की कही बातों पर कोई संदेह नहीं रहा। इस क्षण वह विराट के बारे में और भी अधिक उत्सुक हो गई। यह आदमी कितने धरती हिला देने वाले रहस्य छिपा रहा था। चंद्रिका को यह विश्वास नहीं था कि विषधर ड्रैगन की मृत्यु पुनीत और अन्य लोगों से संबंधित थी। क्या वह नहीं जानती थी कि पुनीत और अन्य लोग क्या करने में सक्षम थे? निश्चित रूप से उनमें चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन को मारने की क्षमता नहीं थी। इस मामले में मुख्य खिलाड़ी निस्संदेह विराट ही था। इसके अलावा सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में विषधर ड्रैगन जिस कीमत पर बिका वह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि एकांश, जो श्वेत हिम महाद्वीप शाखा के सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल का अध्यक्ष था, वास्तव में विषधर ड्रैगन के लिए बोली लगाने के लिए व्यक्तिगत रूप से आगे आया था। किस तरह का व्यक्ति एकांश जैसे कद वाले किसी व्यक्ति को सचेत कर सकता था? अकेले चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन का शव एकांश को सतर्क करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। निश्चित रूप से किसी चीज ने उनका ध्यान खींचा होगा। चंद्रिका ने अनुमान लगाया कि एकांश ने जांच के बाद विराट की असामान्य प्रकृति का भी पता लगा लिया था और इस प्रकार विषधर ड्रैगन पर बोली लगाने के लिए कदम रखा। विराट पर एक एहसान किया और पहले से ही एक अच्छा रिश्ता स्थापित किया। एकांश जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का उसे इतना अधिक महत्व देना विराट की असाधारण क्षमताओं को और प्रदर्शित करता है। यह कहा जाना चाहिए कि चंद्रिका वास्तव में एक असाधारण रूप से बुद्धिमान महिला थी। केवल अपने द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर उसने उल्लेखनीय सटीकता के साथ मामले की सच्चाई का पता लगा लिया था। जितना अधिक उसने विराट के बारे में जाना, उतना ही उसे उसकी असाधारण प्रकृति का एहसास हुआ। एक योद्धा जो उड़न में एक डाकुओं का सफाया करने में सक्षम था, एक चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन को मार सकता था और एकांश जितने महत्वपूर्ण व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर सकता था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी साधना केवल अर्ध रूपांतरण लोक पर थी। ऐसा असाधारण प्रदर्शन उस चीज से परे है जिसे केवल प्रतिभा के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जबकि कौशल की प्रतिभा भी काफी है, विराट की तुलना में यह स्वर्ग और पृथ्वी की तुलना करने जैसा है। दोनों के बीच चयन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कौशल और विराट के बीच दुश्मनी को देखते हुए सुलह की संभावना नहीं है। अगर वह दोनों पर दांव लगाती है तो वह केवल दोनों को नाराज करेगी। उनकी संयुक्त शक्ति के साथ श्वेत हिम संप्रदाय के गुरु प्रमुख की बेटी के रूप में भी अगर वह दोनों को नाराज करती है तो उसका कोई भला नहीं होगा। चंद्रिका की बुद्धिमत्ता के साथ वह स्वाभाविक रूप से सही विकल्प समझ गई, इसलिए इस क्षण वह नहीं झिझकी और उसने विराट के पक्ष में खड़े होने का विकल्प चुना। श्वेत हिम महाद्वीप के ऊपर आकाश में पवन वेग नौका तेजी से उड़ रही थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट पवन वेग नौका के एक कोने में पालथी मारकर बैठा था। पवन देव बाण विद्या वाले ग्रंथ को निकालकर ध्यान से पढ़ रहा था। केवल एक दिन में विराट ने पवन देव बाण विद्या को पूरी तरह से समझ लिया था। यह परम कौशल वास्तव में गहरा था, महाविपत्ति लोक की सामान्य मार्शल आर्ट्स की तुलना में कहीं अधिक जटिल और उन्नत था। हालांकि विराट के लिए, जिसने अनंत अराजकता सम्राट तकनीक और सर्वपथ मूल ऋण व्यूह विरासत की साधना की थी, पवन देव बाण विद्या कोई खास बात नहीं थी। बेशक हालांकि सतह पर विराट ने पवन देव बाण विद्या के पहले खंड को समझने में केवल एक दिन बिताया, वास्तव में उसने बहुत अधिक समय का उपयोग किया। उसके निर्मल अवतार द्वारा पवन देव बाण विद्या को याद करने के बाद शक्ति सिंधु महाद्वीप पर उसके मुख्य शरीर ने पहले ही अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में इसे समझना शुरू कर दिया था। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर की गति के साथ और इस तथ्य के साथ कि अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर स्वयं मार्शल आर्ट्स को समझने के लिए बहुत मददगार था, विराट केवल एक दिन में पवन देव बाण विद्या के पहले खंड को समझने में सक्षम हुआ। बेशक उसने वास्तव में अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में 10 दिन बिताए थे। शक्ति सिंधु महाद्वीप, दक्षिणी महाद्वीप, अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के अंदर
पवनदेव बाण विद्या के पहले खंड को पूरी तरह से समझने के बाद विराट ने अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर छोड़ दिया और एल्डर सावित्री को खोजने चला गया ताकि उनसे महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र स्तर का एक धनुष और बाण खरीदा जा सके। इस समय उसके हाथ में कोई भी अच्छा धनुष और बाण वाला जादुई हथियार नहीं था। उड़न मेघ गांव के मुखिया से प्राप्त उड़न मेघ धनुष अभी भी उसके निर्मल अवतार के पास था। पवनदेव बाण विद्या की साधना करने के लिए उसे स्वाभाविक रूप से सबसे पहले एल्डर सावित्री से एक अच्छा धनुष और बाण वाला जादुई हथियार खरीदना होगा। इतने लंबे समय तक शून्य समाधि महाद्वीप के साथ काम करने के बाद विराट अब जानता था कि शून्य समाधि महाद्वीप के अधिकांश जादुई हथियार एल्डर सावित्री के पास थे। यदि वह शून्य समाधि महाद्वीप से जादुई हथियार खरीदना चाहता था तो वह सीधे एल्डर सावित्री के पास जा सकता था। विराट का उद्देश्य सुनकर एल्डर सावित्री स्वाभाविक रूप से नहीं झिझकी और उन्होंने जल्दी से महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र स्तर के वे सभी धनुष और बाण वाले जादुई हथियार निकाल दिए जो उनके पास थे। अंत में विराट ने इन जादुई हथियारों में से तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के धनुष और बाणों का एक सेट चुना। जहां तक इस सेट की कीमत का सवाल था, विराट स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करना सहन नहीं कर सका। उसने सीधे भुगतान के रूप में एल्डर सावित्री को एक द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज दे दिया। एक तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र की कीमत आमतौर पर 10 करोड़ से 1 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के बीच होती है। विराट द्वारा चुने गए धनुष और बाण के सेट की कीमत शायद 70 या 80 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के आसपास थी। उसने शून्य समाधि महाद्वीप को जो द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज बेचा था उसकी कीमत 10 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर थी। एक द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्रों, एक धनुष और बाण जादुई हथियार के एक सेट के लिए बदलना आवश्यकता से अधिक था। युवा मास्टर विराट, आपको और कौन से जादुई हथियारों की आवश्यकता है? आप कोई और भी चुन सकते हैं। यह धनुष और बाण जादुई हथियार सेट 10 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के लायक नहीं है। विराट से द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज लेते हुए एल्डर सावित्री ने कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त हिस्सा साथी दांववादी सावित्री के लिए है। विराट ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा। एक द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को परिष्कृत करने की लागत केवल 1 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर थी। इसे शून्य समाधि महाद्वीप को 10 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों में बेचने से उसे पहले ही 100 गुना मुनाफा हो गया था। उसे अतिरिक्त थोड़े से मूल्य की परवाह नहीं थी। वह एल्डर सावित्री को इतने वर्षों से जानता था और उनके चरित्र को पूरी तरह समझता था। एल्डर सावित्री एक पूरी तरह से ईमानदार व्यक्ति थी। इन तमाम वर्षों में जब उन्होंने उनके साथ लेन देन किया था, उन्होंने कभी विराट के प्रति कोई बुरी नीयत नहीं रखी, न ही कभी उसके खिलाफ किसी योजना या गणना का उपयोग किया। विराट को लगा कि ऐसे ईमानदार व्यक्ति का बहुत अधिक शोषण करना सही नहीं होगा। यह कहकर विराट एल्डर सावित्री के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना मुड़ा और चला गया। विराट की जाती हुई आकृति को देखकर एल्डर सावित्री की सुंदर आंखों में एक जटिल भाव पौंध गया। वह विराट के विचारों को लेकर उलझन में पड़ गई थी। ऐसा लगता था जैसे विराट के मन में उनके लिए उस तरह की भावनाएं नहीं थीं। फिर भी उनके साथ उसका व्यवहार शून्य समाधि महाद्वीप के अन्य योद्धाओं के साथ उसके व्यवहार से अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे विराट को उनमें दिलचस्पी थी। फिर भी इतने साल बीत गए थे और उन्होंने उसे कोई और कदम उठाते नहीं देखा था। क्या यह नहीं कहा जाता था कि अगर किसी पुरुष को कोई महिला पसंद है तो वह उसे पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा? लेकिन विराट से एल्डर सावित्री को जरा सा भी संकेत नहीं मिला कि उसकी उनके शरीर पर कोई नजर है। यह सोचकर एल्डर सावित्री अधिक से अधिक हैरान महसूस करने लगी। विराट निश्चित रूप से अनजान था कि उसके कार्यों ने एल्डर सावित्री के दिमाग में एक और नाटक खड़ा कर दिया था। उसने एल्डर सावित्री से खरीदा हुआ तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र धनुष और बाण जादुई खजाना लिया और अपने आवास पर लौट आया। वह पहले तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र धनुष और बाण जादुई खजाने को परिष्कृत करने के लिए अनंत परम मीनार में प्रवेश किया। बैंगनी आत्मा शोधन तकनीक के 18वें स्तर को तोड़ने के बाद विराट की वर्तमान आत्मा शक्ति एक तृतीय विपत्ति लोक विशेषज्ञ के बराबर थी। तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के जादुई हथियार को परिष्कृत करना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर की सहायता से इस तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र धनुष और बाण जादुई हथियार का उसका परिष्करण और भी तेज था। विराट ने इस तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र धनुष और बाण जादुई हथियार का एक छोटे पैमाने का परिष्करण करने में केवल 10 दिन बिताए थे। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के 10 गुना समय त्वरण के कारण उसके छोटे पैमाने के परिष्करण के बाद बाहर केवल 1 दिन बीता था। विराट का उद्देश्य एक ही बार में तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र धनुष और बाण जादुई हथियार को पूरी तरह से परिष्कृत करना नहीं था। छोटे पैमाने के परिष्करण के बाद उसने तुरंत अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर छोड़ दिया और नवधारा महाद्वीप में प्रवेश किया। पवनदेव बाण विद्या का अभ्यास शुरू करने के लिए नवधारा महाद्वीप के बाहरी इलाके में पहुंच गया। श्वेत हिम महाद्वीप पर निर्मल अवतार के रूप में उसकी वर्तमान स्थिति सुरक्षित नहीं है। हालांकि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल यह प्रकट नहीं करेगा कि विशिष्ट द्वितीय श्रेणी के कक्ष 18 में कौन है, लेकिन केवल पुनीत और जिग्नेश ही यह नहीं जानते हैं कि उन्होंने चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन का शव प्राप्त किया है। शौर्य और जाह्नवी भी जानते हैं। यदि शौर्य और जाह्नवी इसके बारे में कौशल और चंद्रिका को बताते हैं तो वे संभवतः यह अनुमान लगा लेंगे कि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को विषधर ड्रैगन की नीलामी करने का काम किसने सौंपा था। विशेष रूप से चंद्रिका विराट को लगता है कि 90% संभावना है कि वह अनुमान लगा लेगी और वह इस जानकारी के आधार पर यह भी निष्कर्ष निकाल सकती है कि विशिष्ट द्वितीय श्रेणी के कक्ष 18 में बैठे रहस्यमय लोग वे ही हैं। विराट चंद्रिका को बिल्कुल भी कम आंकने की हिम्मत नहीं करता। वह महिला अविश्वसनीय रूप से सक्षम, असाधारण रूप से बुद्धिमान और समझदार है। यहाँ तक कि थोड़ा सा सुराग भी उसे बड़ी मात्रा में जानकारी निकालने की अनुमति देता है। जब से चंद्रिका ने उससे संपर्क किया था और वे शब्द कहे थे, तब से उसे लगा था कि उस महिला से निपटना बहुत मुश्किल है। इसलिए श्वेत हिम महाद्वीप पर उसके निर्मल अवतार की स्थिति आशावादी नहीं थी। इसे किसी भी समय छिपे हुए दुश्मनों के घात का सामना करना पड़ सकता था। संकटों का सामना करने की अपने निर्मल अवतार की क्षमता को अधिकतम करने के लिए उसे जल्द से जल्द पवनदेव बाण विद्या में महारत हासिल करनी थी। पवनदेव बाण विद्या में महारत हासिल करके ही उसका निर्मल अवतार उड़न मेघ धनुष, जो कि एक पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र है, की पूरी शक्ति का उपयोग कर सकता है। श्वेत हिम महाद्वीप आकाश के एक निश्चित हिस्से में एक अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध में दोनों पक्ष थे लवेश, पंचरंग संप्रदाय का युवा स्वामी, और पंचरंग संप्रदाय के अन्य योद्धा, और ज्ञानेश, शिवेंद्र और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य योद्धा। युद्ध लगभग एक तरफा था। पंचरंग संप्रदाय श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं द्वारा लगभग पूरी तरह से पराजित हो रहा था। हालांकि पंचरंग संप्रदाय के योद्धाओं की संख्या श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं से लगभग दोगुनी थी। श्वेत हिम संप्रदाय की समग्र साधना में बढ़त थी। ज्ञानेश का अनुसरण करने वाले श्वेत हिम संप्रदाय के आधे से अधिक योद्धा द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ थे, जबकि लवेश के अधिकांश योद्धा प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ थे। इसके अलावा एक ही लोक के योद्धाओं के बीच भी श्वेत हिम संप्रदाय की युद्ध शक्ति पंचरंग संप्रदाय से कहीं बेहतर थी। अकेले शिवेंद्र ने पंचरंग संप्रदाय के 3 द्वितीय विपत्ति लोक विशेषज्ञों को रोक रखा था।
हालांकि श्वेत हिम संप्रदाय के सभी योद्धा शिवेंद्र के समान दुर्जय नहीं थे। वे एक ही लोक के दो विरोधियों को आसानी से संभाल सकते थे। जहां तक निचले स्तर के पंचरंग संप्रदाय के योद्धाओं के खिलाफ उच्च स्तर के योद्धाओं का सवाल है, वे आसानी से 10-10 का मुकाबला कर सकते थे। बेशक उनमें से सबसे दुर्जय ज्ञानेश था। लवेश से युद्ध करते समय ज्ञानेश ने पंचरंग संप्रदाय के योद्धाओं पर हमला करने के अवसर भी भुनाए। एक बार जब पंचरंग संप्रदाय का कोई योद्धा उसके निशाने पर आ जाता तो लगभग कोई भी उसके क्रूर हाथों से बच नहीं पाता। ज्ञानेश के हाथों पंचरंग संप्रदाय के एक के बाद एक रूपांतरण लोक के विशेषज्ञों को मरते हुए देखकर लवेश की आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं। उसका दिल अत्यधिक दुख और आक्रोश से भर गया। ज्ञानेश, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे पंचरंग संप्रदाय के शिष्यों को इतनी बेतरतीब ढंग से मार डालो। हमारा पंचरंग संप्रदाय तुम्हें इसके लिए बचने नहीं देगा। लवेश दहाड़ा असीम दुख और क्रोध के साथ ज्ञानेश को घूरते हुए, हे, क्या ऐसा है? अगर तुम्हें हिम्मत है तो श्वेत हिम संप्रदाय में आकर मुझसे लड़ो। ज्ञानेश ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। ज्ञानेश, बहुत दूर मत जाओ। हमारे पंचरंग संप्रदाय की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम ऐसी क्रूरता का सहारा क्यों ले रहे हो? लवेश ने गुस्से से जवाब दिया। कोई दुश्मनी नहीं? यह सुनकर ज्ञानेश ने उपहास किया। लवेश, जब तुमने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में खुलेआम मुझे उकसाया था तो तुम्हें यह परिणाम स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए था। मैं कौन हूं ज्ञानेश? तुम। लवेश, याद रखो कि मैं कोई कचरा नहीं हूं जिसे कोई भी उकसा दे। केवल इतने छोटे से विवाद के कारण तुम मुझे मारना चाहते हो? लवेश ने गुस्से से पूछा। उसकी आंखें लाल थीं। हे, छोटा विवाद? लवेश, क्या तुम सच में मुझे मूर्ख समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ज्ञानेश नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो? ज्ञानेश ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हें लगता है कि तुम पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग जीतकर मुझे चुनौती देने के योग्य हो गए हो, इसलिए तुम सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में खुद का नाम बनाने के लिए मुझ पर हावी होना चाहते हो? तुम मुझे ज्ञानेश को प्रसिद्धि की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हो? लवेश, तुम बहुत दूर चले गए हो। क्या तुम अपनी सीमाएं भी नहीं जानते हो? ज्ञानेश के शब्द सुनकर लवेश निशब्द रह गया। वास्तव में अपंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग प्राप्त करने के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था, यह मानते हुए कि इसके साथ वह श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों को पूरी तरह से हरा सकता है। ठीक इसी वजह से उसने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में खुलेआम ज्ञानेश को उकसाने का दुस्साहस किया था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग के साथ भी वह ज्ञानेश का मुकाबला नहीं कर पाएगा। श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी। इस क्षण लवेश पछतावे से भर गया था। यदि उसे पता होता कि उसके कार्यों से ऐसी घातक विपत्ति आएगी तो वह ज्ञानेश को कभी नहीं उकसाता। ज्ञानेश द्वारा अपने आसपास के पंचरंग संप्रदाय के अधिक से अधिक योद्धाओं को मारे जाते देख यदि यह जारी रहा तो उसे डर था कि एक बार पंचरंग संप्रदाय के सभी योद्धा मर गए तो उसकी बारी होगी। यह देखकर लवेश का दिल कठोर हो गया। उसने अपना हाथ खोला, एक चमकीली लाल गोली निकाली और उसे निगलने ही वाला था। यह चमकीली लाल गोली वही थी जो उसने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में खरीदी थी, त्रिराक्षस गोली। हालांकि उसकी वर्तमान ताकत ज्ञानेश से कम थी। इस त्रिराक्षस गोली को लेने और इसे जीवन की क्षमता को जलाने की गुप्त तकनीक के साथ जोड़ने के बाद उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह ज्ञानेश को नहीं हरा सकता। हालांकि जैसे ही वह गोली निकलने वाला था उसकी आंखों के सामने एक काली रोशनी कौंधी, जिसके बाद उसके गले में एक तेज दर्द हुआ। उसके गले में तुरंत एक बड़ा छेद हो गया और खून एक फव्वारे की तरह बह निकला। तुम। लवेश ने अपना गला पकड़ लिया। उसकी आंखें चौड़ी थीं और अविश्वास के साथ ज्ञानेश को घूर रहा था। ज्ञानेश ने जो घातक प्रहार अभी किया था वह निश्चित रूप से श्वेत हिम संप्रदाय की मार्शल आर्ट नहीं थी। हालांकि पंचरंग संप्रदाय श्वेत हिम संप्रदाय से काफी कमजोर था। उन्होंने श्वेत हिम महाद्वीप पर अनगिनत साल बिताए थे और संप्रदाय की मार्शल आर्ट्स से काफी परिचित थे। श्वेत हिम संप्रदाय की मार्शल आर्ट्स की बहुत विशिष्ट विशेषताएं थीं, जबकि ज्ञानेश के घातक हमले में इनमें से किसी भी विशेषता का अभाव था। लवेश ने कभी नहीं सोचा था कि वह ज्ञानेश के हाथों मर जाएगा। भले ही वह ज्ञानेश जितना मजबूत नहीं था, अपने पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग के साथ ज्ञानेश के लिए उसे मारना आसान नहीं होता, लेकिन उसने अंततः ज्ञानेश को कमतर आंका। ज्ञानेश उसकी कल्पना से कहीं अधिक चालाक और शक्तिशाली था। लवेश ने अपना गला पकड़ लिया और आक्रोश से भरकर गिर पड़ा। ज्ञानेश ने लवेश के शव की ओर देखा और उपहास किया। तुम जैसा कचरा मुझे चुनौती देने का दुस्साहस करता है? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो? इसके साथ उसने अपना हाथ लहराया और लवेश के शरीर से पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग, त्रिराक्षस गोली और भंडारण जादुई वस्तु ले ली। तुरंत उसके हाथ में आग की एक लपट दिखाई दी और उसकी उंगली के झटके के साथ वह लवेश के शव पर जा गिरी और तुरंत उसे आग की लपटों में निगल लिया। युवा मास्टर! यह देखकर पंचरंग संप्रदाय के योद्धा दुख और आक्रोश से रो पड़े। ज्ञानेश कुत्ते, तुम बहुत क्रूर हो। केवल एक छोटे से विवाद के कारण तुमने हमारे युवा मास्टर पर इस तरह हमला किया। मैं मौत तक तुमसे लड़ूंगा। पंचरंग संप्रदाय का एक योद्धा दहाड़ा। उसकी आंखें क्रोध से चौड़ी थीं। इसके साथ वह आगे की ओर कौंधा, ज्ञानेश की ओर झपटा। जैसे ही वह ज्ञानेश के पास पहुंचा उसके शरीर से अचानक एक चकाचौंध रोशनी निकली। यह देखकर ज्ञानेश मन ही मन खतरे की घंटी से चिल्लाया। उसने तुरंत उस योद्धा से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण एक गगनभेदी गर्जना फूट पड़ी। योद्धा के शरीर से एक भयानक विस्फोट हुआ। चकाचौंध रोशनी ने तुरंत ज्ञानेश को अपनी चपेट में ले लिया। वरिष्ठ भाई ज्ञानेश! यह देखकर शिवेंद्र और अन्य लोगों ने खतरे में चिल्लाया। श्वेत हिम संप्रदाय के कुत्तों, मैं मौत तक तुमसे लड़ूंगा। इस क्षण लवेश को ज्ञानेश द्वारा मारे जाने पर क्रोधित होकर पंचरंग संप्रदाय के शेष योद्धा श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं की ओर दौड़े जिनसे वे लड़ रहे थे और तुरंत आत्मविनाश कर लिया। बेशक कुछ योद्धाओं ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपने संचार टोकन निकाले और पंचरंग संप्रदाय को संदेश भेजा, उन्हें अपनी अग्नि परीक्षा के बारे में सूचित किया। बूम बूम बूम! आकाश में गगनभेदी गर्जनाओं की एक श्रृंखला फूट पड़ी। चकाचौंध सफेद रोशनी ने तुरंत पूरे आकाश को अपनी चपेट में ले लिया। भयानक विस्फोटों ने आकाश में कई ब्लैक होल उड़ा दिए। काफी देर बाद जब विस्फोट के झटके कम हुए तो आकाश में 10 से कम योद्धा खड़े थे। ज्ञानेश को छोड़कर जो जीवित बचे वे सभी गंभीर रूप से घायल और दयनीय स्थिति में थे। ज्ञानेश ने दृश्य पर एक नजर डाली और जब उसने देखा कि उसके अपने आदमियों को भी भारी नुकसान हुआ है तो उसका चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया। इस दृश्य की उसने उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा था कि पंचरंग संप्रदाय के योद्धाओं के लवेश के समूह का सफाया करने में ज्यादा प्रयास नहीं लगेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पंचरंग संप्रदाय के ये योद्धा इतने दृढ़ होंगे। लवेश को मारे जाते देख उन्होंने सभी ने आत्मविनाश का विकल्प चुना और उसकी लगभग आधी सेना का सफाया कर दिया। पंचरंग संप्रदाय के उन योद्धाओं की हताश लड़ाई के तहत लगभग उसके सभी प्रथम विपत्ति लोक के योद्धाओं का सफाया हो गया था। जो जीवित बचे वे अधिकतर द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धा थे। इसके अलावा ये जीवित बचे द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धा भी गंभीर रूप से घायल थे। यदि उसने चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का रक्षात्मक वस्त्र रहस्यमय नीलम वस्त्र नहीं पहना होता तो शायद वह इतनी भयानक विस्फोटक शक्ति के तहत अच्छी स्थिति में नहीं होता। हालांकि रहस्यमय नीलम वस्त्र की बदौलत वह घायल नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि हालांकि उसने इस रहस्यमय नीलम वस्त्र को प्राप्त करने के लिए भारी रकम खर्च की थी, लेकिन अंततः यह सार्थक था। सौभाग्य से उसने लवेश द्वारा छोड़े गए खजाने को प्राप्त कर लिया, जिसे कुछ मुआवजा माना जा सकता है।
वरिष्ठ भाई ज्ञानेश, शिवेंद्र और अन्य लोग कुछ हद तक निराश होकर ज्ञानेश के पास आए। हालांकि उन्होंने इस लड़ाई में लवेश और पंचरंग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं का सफाया कर दिया था, लेकिन उन्होंने एक भारी कीमत भी चुकाई थी, इसलिए इसे वास्तव में एक बड़ी जीत नहीं माना जा सकता था। इसलिए इस क्षण शिवेंद्र और अन्य अत्यंत निराश थे। इस अभियान को पूरी तरह से विफलता, एक शुद्ध नुकसान के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ज्ञानेश ने शिवेंद्र और अन्य लोगों की ओर देखा, फिर लवेश से प्राप्त स्थानिक अंगूठी शिवेंद्र की ओर उछाली और कहा, यह लवेश से प्राप्त एक भंडारण जादुई वस्तु है। देखो अंदर क्या अच्छी चीजें हैं और उन्हें उनके साथ बांट लो। इस अभियान के परिणाम स्वरूप इतना भारी नुकसान हुआ था। यदि वह अपने अधीनस्थों को खुश करने के लिए कुछ प्रोत्साहन नहीं देता तो मनोबल संभवतः गिर जाता। बेशक उसने शिवेंद्र को जो स्थानिक अंगूठी दी उसमें पंचवर्ण बैंगनी रजत खड्ग और त्रिराक्षस गोली नहीं थी। ये दो खजाने अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थे और वह उन्हें शिवेंद्र और अन्य लोगों के साथ साझा करना सहन नहीं कर सकता था। धन्यवाद वरिष्ठ भाई ज्ञानेश। शिवेंद्र ने जल्दी से स्थानिक अंगूठी स्वीकार कर ली और ज्ञानेश को धन्यवाद दिया। वे स्वाभाविक रूप से उन खजानों को मना नहीं करेंगे जो ज्ञानेश ने उन्हें दिए थे। वे ज्ञानेश के पीछे क्यों गए? यह सब लाभ के लिए था, लेकिन इस बार ज्ञानेश ने पहले रहस्यमय नीलम वस्त्र पर बोली लगाने के लिए बड़ी संख्या में जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर उधार लिए थे और अब लवेश और पंचरंग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं पर हमला करने में ज्ञानेश का अनुसरण करने से उन्हें इतना भारी नुकसान हुआ था। यदि ज्ञानेश ने उन्हें कुछ लाभ नहीं दिया तो शायद भविष्य में बहुत से लोग उसका अनुसरण करने को तैयार नहीं होंगे। श्वेत हिम महाद्वीप, पंचरंग संप्रदाय। गुरु प्रमुख, कुछ भयानक हुआ है। एक शानदार कक्ष में एक अधेड़ उम्र का आदमी लड़खड़ाता हुआ अंदर आया और घबराकर चिल्लाया, क्या घबराहट है? मुझे धीरे धीरे बताओ। पंचरंग के वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उस आदमी की ओर देखा और शांति से कहा, गुरु प्रमुख, युवा मास्टर। वह आदमी हकलाया, तुम्हारा मतलब लवेश से है? लवेश को क्या हुआ? पंचरंग के वस्त्र पहने बुजुर्ग ने उलझन में पूछा। युवा मास्टर, वे गिर गए हैं। वह आदमी रोते हुए बोला, तुमने क्या कहा? अधेड़ व्यक्ति के शब्द सुनकर पंचरंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति लक्ष्मण राज अपनी सीट से अचानक उठ खड़े हुए। वह तेजी से अधेड़ व्यक्ति के पास पहुंचे, उसका कॉलर पकड़ा और दहाड़े, तुम क्या बकवास कर रहे हो? गुरु प्रमुख, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, अधेड़ व्यक्ति ने कहा। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। युवा मास्टर की जीवन पट्टिका टूट गई है। यह कैसे संभव है? लवेश अचानक कैसे नष्ट हो सकता है? उसे किसने मारा? यह सुनकर पंचरंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति वज्राहत रह गए। अत्यधिक सदमे और क्रोध में दहाड़ रहे थे। बिना किसी देरी के उन्होंने अधेड़ व्यक्ति को जमीन पर फेंक दिया और फिर मुख्य कक्ष से गायब हो गए और उस पैतृक कक्ष की ओर चले गए जहां जीवन पट्टिकाएं रखी जाती थीं। पैतृक कक्ष में पहुंचने और यह देखने पर कि लवेश के नाम की जीवन पट्टिका वास्तव में टूट गई थी, पंचरंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति मौके पर ही सुन्न हो गए। एक लंबी चुप्पी के बाद दुहक और क्रोध से भरी एक आवाज आकाश में गूंज उठी, मेरे बेटे को किसने मारा? मेरे बेटे को किसने मारा? टूटी हुई जीवन पट्टिका को पकड़े हुए पंचरंग के वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति अवर्णनीय दुहक और क्रोध से अभिभूत थे। पंचरंग के वस्त्र पहने यह बूढ़े व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पंचरंग संप्रदाय के गुरु प्रमुख लक्ष्मण राज थे। लवेश उनका बेटा था, उनका सबसे उत्कृष्ट बेटा। उन्होंने लवेश पर अपार उम्मीदें लगाई थीं और लवेश ने उन्हें निराश नहीं किया था। कम उम्र में ही उसने तृतीय विपत्ति लोक तक साधना कर ली थी। समय के साथ लवेश की उपलब्धियों के लिए पंचरंग संप्रदाय के गुरु प्रमुख के रूप में स्वयं उनकी उपलब्धियों को पार करना असंभव नहीं था। लक्ष्मण राज को इतना प्रतिभाशाली बेटा पाकर अत्यंत खुशी हुई थी, लेकिन अब उनका सबसे उत्कृष्ट बेटा मर चुका था। इस क्षण लक्ष्मण राज को लगा जैसे पूरा आसमान ढह रहा हो। पैतृक कक्ष की हलचल ने तुरंत पंचरंग संप्रदाय के पूरे उच्चाधिकारियों को सतर्क कर दिया। इस क्षण पंचरंग संप्रदाय के उच्च स्तरीय सदस्य स्थिति का आकलन करने के लिए संप्रदाय की ओर दौड़े। जल्द ही पंचरंग संप्रदाय के उच्च स्तरीय सदस्यों को पता चल गया कि क्या हुआ है। जब उन्हें पता चला कि उनके युवा मास्टर की हत्या कर दी गई है तो पूरा संप्रदाय स्तब्ध और क्रोधित था। लवेश उनके पूरे संप्रदाय की भविष्य की उम्मीद था, लेकिन अब वह उम्मीद नष्ट हो गई थी। गुरु प्रमुख, युवा मास्टर के करीबियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हत्यारा ज्ञानेश है, जो श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक है। एक एल्डर लक्ष्मण राज के पास पहुंचा और बोला, लवेश के साथ गए पंचरंग संप्रदाय के कुछ योद्धाओं ने अपनी मृत्यु से पहले संप्रदाय को यह खबर भेज दी थी, इसलिए संप्रदाय ने जल्दी से जांच की और पता लगाया कि उनके युवा मास्टर की हत्या किसने की है। क्या ज्ञानेश? यह सुनकर लक्ष्मण राज की आंखों में एक तीक्ष्ण चमक कौंध गई। हमारे पंचरंग संप्रदाय की श्वेत हिम संप्रदाय से कोई दुश्मनी नहीं है। ज्ञानेश हमारे युवा मास्टर को इतनी क्रूरता से क्यों मारेगा? किसी ने पूछा। अपनी उलझन को रोक नहीं पा रहा था। मुझे जो समझ आ रहा है, ऐसा लगता है कि हमारे युवा मास्टर का सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में उसके साथ कोई विवाद हुआ था। यही कारण है कि उसने उसे मारने की कोशिश की। पंचरंग संप्रदाय श्वेत हिम संप्रदाय के अलावा श्वेत हिम महाद्वीप के 7 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। हालांकि उनकी शक्ति श्वेत हिम संप्रदाय श्वेत हिम महाद्वीप के अधिपति की तुलना में बहुत कम है, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी काफी है। अपने युवा मास्टर की हत्या का पता चलने पर पंचरंग संप्रदाय ने तुरंत जांच शुरू की और जल्द ही उन्होंने कुछ प्रासंगिक जानकारी उजागर की। केवल इतने छोटे से विवाद के कारण ज्ञानेश ने वास्तव में हमारे पंचरंग संप्रदाय के युवा मास्टर को मारने का दुस्साहस किया। वह बहुत दूर चला गया है। क्या उसे लगता है कि केवल इसलिए कि श्वेत हिम संप्रदाय शक्तिशाली है वे इस तरह अराजक कार्य कर सकते हैं? यह मामला बिल्कुल भी अनसुलझा नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, इस मामले को बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। हमें अपने युवा मास्टर का बदला लेना चाहिए। हम उसका बदला कैसे ले सकते हैं? श्वेत हिम संप्रदाय बहुत शक्तिशाली है। यदि हमारा पंचरंग संप्रदाय उनसे आमने सामने भिड़ता है तो यह चट्टान के खिलाफ अंडे फेंकने जैसा है। ज्ञानेश श्वेत हिम संप्रदाय के महाबुजुर्ग ज्ञानेंद्र का बेटा है। यदि हम उनसे बदला लेने जाते हैं तो ज्ञानेंद्र निश्चित रूप से अपने बेटे की रक्षा करेगा। क्या हमें इस मामले को ऐसे ही जाने देना चाहिए? हम और क्या कर सकते हैं? आप सभी जानते हैं कि श्वेत हिम संप्रदाय कितना शक्तिशाली है। क्या हम अपने पूरे पंचरंग संप्रदाय की बलि देने जा रहे हैं? कुछ क्षणों के लिए पंचरंग संप्रदाय के उच्चाधिकारी इस मामले से निपटने के तरीके पर बहस करने लगे। कुछ ने खून का बदला खून का प्रस्ताव रखा, जिससे ज्ञानेश को कीमत चुकानी पड़े, जबकि अन्य ने मामले को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने और पूरे पंचरंग संप्रदाय को खतरे में न डालने की सलाह दी। अंततः अधिकांश एल्डर्स ने शांति की वकालत की। केवल अल्पसंख्यकों ने श्वेत हिम संप्रदाय से न्याय मांगने की वकालत की। श्वेत हिम संप्रदाय श्वेत हिम महाद्वीप का पूर्ण अधिपति था और इसकी प्रतिष्ठा ने अधिकांश लोगों में भय पैदा कर दिया था। अधिकांश लोगों में श्वेत हिम संप्रदाय को उकसाने का साहस नहीं था। बहस कर रही भीड़ को देखकर लक्ष्मण राज ने अत्यंत गंभीर भाव से कहा, बहस करना बंद करो। श्वेत हिम संप्रदाय बहुत दूर चला गया है। मेरा बेटा व्यर्थ नहीं मर सकता। मैं उस दुष्ट ज्ञानेश को कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। उसने मेरे बेटे को मारने का दुस्साहस किया है। उसे अपने खून से कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह कहकर लक्ष्मण राज मुड़े और कक्ष में सभी को अनदेखा करते हुए चले गए।
पंचरंग संप्रदाय के एल्डर्स में से एक लंबे पतले बूढ़े व्यक्ति ने लक्ष्मणराज की जाती हुई आकृति को देखा। उसकी आंखों में अनिश्चितता की एक चमक कौंध गई। ज्ञानेश को लवेश का खुला उकसावा और उसकी बाद की मृत्यु उसके अपने कर्मों का फल थी। लेकिन अगर लक्ष्मणराज इसके कारण श्वेत हिम संप्रदाय को उकसाता है तो यह अनिवार्य रूप से पंचरंग संप्रदाय पर विनाश लाएगा, और वह लक्ष्मणराज के साथ नहीं मरना चाहता था। यह लंबा पतला बूढ़ा व्यक्ति गोकुलनाथ था, जो पंचरंग संप्रदाय का दूसरा एल्डर था और श्वेत हिम संप्रदाय के खिलाफ लक्ष्मणराज के प्रतिशोध का विरोध करने वाले एल्डर्स में सबसे उग्र था। लक्ष्मणराज के जाने के बाद गोकुलनाथ ने गुप्त रूप से पंचरंग संप्रदाय के उन एल्डर्स को बुलाया जिन्होंने लक्ष्मणराज के निर्णय का विरोध किया था, ताकि उसे रोकने के तरीकों पर चर्चा की जा सके। मैं कहता हूं, हम श्वेत हिम संप्रदाय के प्रति अपनी निष्ठा क्यों नहीं बदल लेते, ताकि हम उस बूढ़े दुष्ट लक्ष्मणराज द्वारा नीचे न खींचे जाएं। काफी देर तक चर्चा करने के बाद पंचरंग संप्रदाय के पांचवें एल्डर ने अचानक सुझाव दिया, खैर आइए इस बारे में सोचें, हम आखिरकार पंचरंग संप्रदाय के एल्डर हैं, क्या इस तरह से श्वेत हिम संप्रदाय में निष्ठा बदलना थोड़ा ज्यादा नहीं है? पांचवें एल्डर की बात सुनकर पंचरंग संप्रदाय के सातवें एल्डर ने झिझकते हुए कहा, क्या ज्यादा और क्या कम? लक्ष्मणराज के बेटे ने यह परेशानी खड़ी की है, हम उसके साथ परिणाम क्यों भुगतें? पांचवें एल्डर ने कहा, आप सभी श्वेत हिम संप्रदाय की ताकत को जानते हैं। हमारे पंचरंग संप्रदाय की ताकत के साथ श्वेत हिम संप्रदाय से आमने सामने भिड़ना आत्महत्या के समान है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि श्वेत हिम संप्रदाय का महाबुजुर्ग ज्ञानेंद्र किस तरह का व्यक्ति है। यदि हम वास्तव में उसे क्रोधित करते हैं तो क्या भविष्य में हमारे पंचरंग संप्रदाय के बचने का कोई रास्ता होगा? पांचवें एल्डर के शब्द सुनकर हर कोई चुप हो गया। श्वेत हिम संप्रदाय के महाबुजुर्ग ज्ञानेंद्र के क्रूर तरीकों के बारे में सोचकर उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ज्ञानेंद्र की प्रतिष्ठा पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में जानी जाती थी। उसे नाराज करने का दुस्साहस करने वाले बहुत कम लोगों का अंत अच्छा हुआ। श्वेत हिम महाद्वीप पर एक बार एक शक्तिशाली संप्रदाय हुआ करता था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसने ज्ञानेंद्र को क्रोधित कर दिया। अंततः ज्ञानेंद्र द्वारा पूरे संप्रदाय का वध कर दिया गया। 3 साल के बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। श्वेत हिम महाद्वीप पर वह पूरा संप्रदाय रातों रात पूरी तरह से नष्ट हो गया। पांचवें एल्डर का सुझाव काफी अच्छा है, लेकिन आज की घटनाओं को गुप्त रखा जाना चाहिए, अन्यथा यदि उस बूढ़े दुष्ट लक्ष्मणराज को इसकी भनक लग गई तो हम संभवतः काफी परेशानी में पड़ जाएंगे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे दूसरे एल्डर गोकुलनाथ ने अंततः पांचवें एल्डर के सुझाव को अपनाते हुए अंतिम निर्णय लिया। अरे अरे जरा ठहरिए, अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाएं, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। श्वेत हिम महाद्वीप। आकाश में पवन वेग नौका तेजी से उड़ रही थी। जब श्वेत वस्त्रधारी विराट आंखें बंद करके साधना कर रहा था तो अचानक उसने अपनी स्थानिक अंगूठी में एक संचार टोकन को कंपन करते महसूस किया। श्वेत वस्त्रधारी विराट थोड़ा हैरान रह गया। इस बार उसे लगभग अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं थी। वह जानता था कि चंद्रिका उससे संपर्क कर रही है, क्योंकि पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में वह जिसे भी जानता था वह इस समय उसके पास था, और केवल एक ही व्यक्ति जिससे वह बहुत करीब नहीं था लेकिन संपर्क कर सकता था, वह चंद्रिका थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना हाथ खोला और कंपन करने वाले संचार टोकन को निकाला। निश्चित रूप से यह वही संचार टोकन था जो चंद्रिका ने उसे दिया था। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट एक पल के लिए झिझका, लेकिन अंततः जवाब दे ही दिया। युवा मास्टर विराट, आप कैसे हैं? जैसे ही कॉल जुड़ी, चंद्रिका की स्पष्ट और मधुर आवाज सुनाई दी। मिस चंद्रिका, क्या आपको किसी चीज की आवश्यकता है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कोई भी शब्द बर्बाद नहीं किया और सीधे बात पर आया। युवा मास्टर विराट ने निश्चित रूप से सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में काफी संपत्ति अर्जित की होगी। चंद्रिका ने हंसते हुए कहा। अकेले चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन के उस शव ने युवा मास्टर विराट को मालामाल कर दिया। युवा मास्टर विराट अब काफी धनी है। हालांकि मुझे जिस बात की उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि युवा मास्टर विराट को पवन देव बाण विद्या में भी दिलचस्पी है। युवा मास्टर विराट की महत्वाकांक्षा वास्तव में सराहनीय है। चंद्रिका की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट को लाचारी का एहसास हुआ। जैसा कि उम्मीद थी, चंद्रिका ने अनुमान लगा लिया था कि विशिष्ट द्वितीय श्रेणी के कक्ष 18 में बैठा व्यक्ति वह था। इस महिला का सूचना नेटवर्क वास्तव में प्रभावशाली था। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी को अभी कुछ ही समय हुआ था, फिर भी उसने इतनी सटीक जानकारी प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा इस महिला की बुद्धिमत्ता वास्तव में उल्लेखनीय थी। उसने एक ही बार में मामले की सच्चाई का अनुमान लगा लिया। मिस चंद्रिका, आप मुझे सिर्फ ये बातें बताने के लिए तो नहीं आई हैं, है ना? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुछ हद तक लाचारी से कहा। वह दिखावा करने या स्पष्टीकरण देने के झंझट में पड़ने के लिए बहुत आलसी था। चंद्रिका जैसे चतुर व्यक्ति के लिए इसे छिपाने का कोई भी प्रयास व्यर्थ का प्रयास होगा, और इसके अलावा बहुत अधिक दिखावा उसके लिए एक अपमान होगा। ऐसे चतुर व्यक्ति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका स्पष्ट और प्रत्यक्ष होना था। सीधे बात करना बहुत आसान था। बिल्कुल नहीं, चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपको यह बताने आई हूं कि कौशल ने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरे पास जो जानकारी है वह शायद कौशल की जानकारी से बहुत अलग नहीं है। एक बार जब वह अपनी चोटों से उबर जाएगा तो बहुत संभव है कि वह आपके लिए परेशानी खड़ी करेगा। कौशल ने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है। श्वेत वस्त्रधारी विराट हैरान रह गया। उसने सच में उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ही महीनों में कौशल ने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था। श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक के रूप में कौशल की शक्ति पहले से ही काफी थी। अब जब उसने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है तो उसकी शक्ति अकल्पनीय थी। एक पल के लिए विराट ने अत्यधिक दबाव महसूस किया। वास्तव में उसका चतुर्थ विपत्ति लोक में इतनी तेजी से प्रवेश करना कुछ हद तक अप्रत्याशित है, लेकिन 1 दशक से अधिक समय पहले एक यात्रा के दौरान उसे एक महत्वपूर्ण भाग्यशाली अवसर मिला था, जिससे वह स्वर्गीय विपत्ति पर सफलतापूर्वक काबू पाने में सक्षम हुआ। उसके पास काफी खजाने हैं, जिनमें एक लंबी तलवार और उसी स्तर का एक रक्षात्मक वस्त्र शामिल है। इस तरह के शानदार उपकरण अनुभवी चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञों में भी दुर्लभ हैं, चंद्रिका ने कहा। चंद्रिका के शब्द सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। कौशल का चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करना पहले से ही एक बहुत ही परेशानी भरा मामला था, लेकिन अब उसके पास 2 चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के जादुई खजाने भी थे, एक आक्रामक और एक रक्षात्मक, जिससे उससे निपटना और भी मुश्किल हो गया था। मिस चंद्रिका, मुझे इस जानकारी से अवगत कराने के लिए धन्यवाद। मैं भविष्य में निश्चित रूप से इस दयालुता को चुकाऊंगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने गंभीरता से कहा। विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के जादुई खजाने भी थे, एक आक्रामक और एक रक्षात्मक, जिससे उससे निपटना और भी मुश्किल हो गया था। चंद्रिका जी, मुझे यह जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। भविष्य में मैं निश्चित रूप से इस एहसान का बदला चुकाऊंगा, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने गंभीरता से कहा। अगर युवा मास्टर विराट सच में अपनी इस बहन का एहसान चुकाना चाहते हैं तो उन्हें खुद को मुझे सौंप देना चाहिए, चंद्रिका ने मनमोहक अंदाज में हंसते हुए कहा। मुझे किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ आप में है, युवा मास्टर विराट। चंद्रिका की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट के माथे से अनजाने में ही पसीना छलक आया।
चंद्रिका जी मजाक कर रही हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट एक फीकी मुस्कान के साथ बोले। गनीमत थी कि नन्ही पगली चिड़िया उसके पास नहीं थी, वरना अगर वह चंद्रिका की बातें सुन लेती तो एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देती। तुम्हारी बहन मजाक नहीं कर रही है, मैं बिल्कुल गंभीर हूं, चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर चंद्रिका जी को और कोई काम नहीं है तो बात यहीं खत्म करते हैं। यह देखकर कि चंद्रिका थोड़ा सीमा पार कर रही है, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने आनन फानन में संपर्क काट दिया। भाई विराट सच में किस्मत वाले हैं जिन्हें वरिष्ठ बहन चंद्रिका जैसी सुंदरी का प्यार मिला। विराट की घबराई हुई हालत देखकर जिग्नेश उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर वरिष्ठ बहन चंद्रिका मुझे पसंद करती तो मैं बिना एक पल सोचे हां कर देता। आखिरकार वरिष्ठ बहन चंद्रिका श्वेत हिम संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों के सपनों की रानी है। चंद्रिका की बातों से विराट पहले ही थोड़ा शर्मिंदा था और अब जिग्नेश के ताने सुनकर वह और भी ज्यादा चिढ़ गया। क्या ऐसा है? क्योंकि भाई जिग्नेश चंद्रिका जी को इतना पसंद करते हैं तो श्वेत हिम संप्रदाय लौटने के बाद मैं निश्चित रूप से आपकी भावनाएं उन तक पहुंचा दूंगा। विराट ने जिग्नेश की ओर मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। विराट की बात सुनकर जिग्नेश, जो मजे से यह तमाशा देख रहा था, तुरंत अपनी सुध बुद्ध खो बैठा। अगर चंद्रिका को उसकी बातों का पता चल गया तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। वह अपनी हैसियत बहुत अच्छी तरह जानता था। हालांकि वह भी श्वेत हिम संप्रदाय का एक होनहार शिष्य था, लेकिन वह चंद्रिका जैसी सच्ची योद्धा प्रतिभा से बहुत पीछे था। इसके अलावा चंद्रिका अपने घमंड के लिए कुख्यात थी। उसने कौशल जैसी प्रतिभा को भी घास नहीं डाली थी, तो फिर जिग्नेश की क्या बिसात। भाई विराट, नहीं, कृपया ऐसा मत करना, ऐसे मजाक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, जिग्नेश ने जल्दी से कहा। ओह, तो भाई जिग्नेश का मतलब है कि आप चंद्रिका जी के साथ सिर्फ मजाक कर रहे थे, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर जिग्नेश के माथे से तुरंत ठंडा पसीना बहने लगा। अगर ये बातें चंद्रिका के कानों तक पहुंच गईं तो अंजाम और भी भयंकर होगा। भाई विराट, मेरी गलती थी, मुझे पहले हुई बातों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। जिग्नेश बार बार श्वेत वस्त्रधारी विराट के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। भाई विराट, कृपया इसे इस बार माफ कर दें। यह लड़का हमेशा से ही बिना सोचे समझे बोलता है। अगर आप अभी भी गुस्से में हैं तो आगे बढ़कर इसे सबक सिखाएं, लेकिन जो भी हो वरिष्ठ बहन चंद्रिका को मत बताना, वरना कनिष्ठ भाई जिग्नेश का क्या हश्र होगा भगवान ही जाने। उसी समय पुनीत ने भी श्वेत वस्त्रधारी विराट से गुहार लगाई। ये जिग्नेश भी सच में अजीब है, क्या उसे अपनी औकात का अंदाजा नहीं है? अपने इस छोटे से दिमाग के साथ वह विराट जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से मुकाबला करने की सोचता है, जिसकी बुद्धिमत्ता की कोई तुलना ही नहीं है। भाई जिग्नेश, क्या आप भविष्य में भी ऐसी बातें कहेंगे? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने जिग्नेश की ओर देखते हुए मुस्कुराकर पूछा। नहीं नहीं, अगर मैंने फिर कभी बिना सोचे समझे कुछ कहा तो मैं अपना मुंह खुद ही बंद कर लूंगा। जिग्नेश ने यह सुनकर आनंद फानन में कहा। हम्फ, भाई पुनीत की खातिर मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर तुमने अगली बार फिर से ऐसी बकवास करने की हिम्मत की तो मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने यह सुनकर ठंडी सांस भरते हुए कहा। ये वही बातें थीं जिनसे उसे सबसे ज्यादा सिरदर्द होता था और जिनका उसे सबसे ज्यादा डर रहता था। जिग्नेश का ऐसी बातों का मजाक उड़ाना आग में घी डालने जैसा था। जिग्नेश का वह बड़बोलापन, अगर उसे सबक नहीं सिखाया गया तो कौन जाने भविष्य में वह और क्या क्या बकवास करेगा। यह थोड़ा गनीमत था कि नन्ही पगली चिड़िया अभी यहां नहीं थी, लेकिन अगर बाद में नन्ही पगली चिड़िया श्वेत हिम महाद्वीप आ गई और जिग्नेश ऐसे ही लापरवाही से बोलता रहा तो क्या उसे कभी शांति से जीने का मौका मिलेगा? धन्यवाद भाई विराट, बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर जिग्नेश ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और बार बार श्वेत वस्त्रधारी विराट को धन्यवाद दिया। भाई विराट, वरिष्ठ बहन चंद्रिका ने जो कहा उसके बारे में आपका क्या सोचना है? श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा जिग्नेश को डांटने के बाद पुनीत ने विराट की ओर देखते हुए पूछा। कौशल ने वास्तव में चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था। यह एक ऐसी बात थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कौशल की ताकत पहले से ही बहुत अधिक थी और अब जब वह चतुर्थ विपत्ति लोक में पहुंच गया था तो अगर कौशल विराट से हिसाब चुकता करने आया तो विराट बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। हमें तुरंत श्वेत हिम संप्रदाय वापस चलना चाहिए, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक पल सोचने के बाद कहा। एक बार जब हम श्वेत हिम संप्रदाय वापस पहुंच जाएंगे तो मुझे लगता है कि कौशल आप पर खुलेआम हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। चंद्रिका की बातों से वह समझ गया था कि कौशल ने अभी अभी चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश किया है और उस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हुआ होगा, जो अभी भी ठीक हो रहा है। इसलिए सबसे अच्छा कदम यह था कि कौशल की चोटें ठीक होने से पहले ही श्वेत हिम संप्रदाय लौट जाया जाए। जब तक वे वापस पहुंच जाते कौशल इतना दुस्साहसी नहीं होगा कि सबके सामने उन पर हमला कर दे। भाई विराट, आपका इससे क्या मतलब है? क्या आपका मतलब है कि वरिष्ठ भाई कौशल हम पर भी हमला कर सकते हैं? विराट की बातें सुनकर पुनीत हैरान रह गया। भाई पुनीत, क्या आपको लगता है कि कौशल 15 अरब से अधिक जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के लालच का विरोध कर सकता है और आप पर दया दिखाएगा? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पुनीत से पूछा। आपको क्या लगता है कि उसके लिए वह अपार संपत्ति ज्यादा मायने रखती है या आप लोगों का भाईचारा? विराट की बातें सुनकर पुनीत कुछ पल के लिए शांत हो गया। वास्तव में 15 अरब से अधिक जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर एक अपार संपत्ति थी, किसी भी चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के लिए एक जानलेवा लालच। कौशल कोई नर्म दिल इंसान नहीं था और इतनी अपार संपत्ति के लालच में पुनीत को नहीं लगता था कि कौशल उनके भाईचारे के बारे में सोचेगा। जैसा कि चंद्रिका ने कहा था, चूंकि चंद्रिका को सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में उनकी नीलामी के बारे में पता था तो कौशल भी इस खबर से ज्यादा दूर नहीं होगा। इसलिए कौशल को अंततः उस अपार संपत्ति के बारे में पता चल ही जाएगा जो उन्होंने चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन की लाश की नीलामी से प्राप्त की थी। हालांकि हम अपनी सारी उम्मीदें इसी पर नहीं टिका सकते। हमें अभी भी हर तरह की आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। अगर कौशल सच में हम पर घात लगाकर हमला करने आता है तो हम बिना तैयारी के नहीं पकड़े जाएंगे, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। उसे अपनी सुरक्षा की ज्यादा चिंता नहीं थी, उसे सबसे ज्यादा चिंता पुनीत और बाकी लोगों की सुरक्षा की थी। श्वेत हिम संप्रदाय। चंद्रिका ने अपने हाथ में संचार टोकन को देखा। उसके सुंदर चेहरे पर अनजाने में ही एक मुस्कान आ गई। यह लड़का काफी दिलचस्प है। अगर कोई और आदमी होता तो उसे ऐसी बातें कहते सुन शायद खुशी से पागल हो जाता, इसके लिए बेताब हो जाता। लेकिन यह लड़का हर बार जब वह उसे चढ़ाती है तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत तीव्र होती है। यह लड़का उन सभी आदमियों से अलग लगता है जिन्हें वह जानती है। जितना अधिक वह विराट से बात करती है उतनी ही अधिक वह उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाती है। असल में पहली बार जब उसने विराट को इस तरह चढ़ाया था तो वह सिर्फ उसे थोड़ा परेशान करना चाहती थी, उसका कोई वास्तविक इरादा नहीं था। हालांकि जब उसने उसे लगातार 2 बार चढ़ाया और विराट ने इतनी घबराई हुई प्रतिक्रिया दी तो चंद्रिका को यह और भी अधिक मजेदार लगने लगा। चंद्रिका ने फैसला किया कि अब से जब भी वह विराट को देखेगी तो वह उसे कुछ और बार इसी तरह चढ़ाएगी।
उसे लगा कि विराट को इस तरह चढ़ाना बहुत ही दिलचस्प काम है। हालांकि चंद्रिका यह नहीं जानती थी कि उसका यह व्यवहार बहुत ही खतरनाक था। अगर उसने सावधानी नहीं बरती तो वह खुद ही इसमें जल जाएगी। विराट कई महिलाओं से घिरा हुआ था जिन्होंने शुरू में चंचल इरादों के साथ उससे संपर्क किया था, लेकिन अनजाने में ही वे खुद को उस रिश्ते में खींचा हुआ पाती थीं। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाएं, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। श्वेत हिम महाद्वीप। आसमान में ज्ञानेश, शिवेंद्र और अन्य लोगों का नेतृत्व करते हुए श्वेत हिम संप्रदाय वापस जा रहा था। तभी उसे खबर मिली कि कौशल ने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है। यह खबर मिलते ही ज्ञानेश का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उसने सच में यह उम्मीद नहीं की थी कि कौशल इतनी जल्दी चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर लेगा। इसके अलावा कौशल ने अपने प्रवेश के दौरान 20 आकाशीय बिजलियों का भी सामना किया था। यह एक ऐसी बात थी जिसे स्वीकार करना ज्ञानेश के लिए मुश्किल था। अपने दिल में वह कौशल को कुछ खास नहीं समझता था। चाहे योद्धा प्रतिभा के मामले में हो या पारिवारिक पृष्ठभूमि के मामले में, कौशल उससे बहुत नीचे था। अगले संप्रदाय प्रमुख के उत्तराधिकारी की प्रतियोगिता में कौशल उसके सामने कहीं नहीं टिकता था। लेकिन अब जिस व्यक्ति को वह कुछ नहीं समझता था, उसने उससे पहले ही चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था। ऐसा लगता है कि सालों पुरानी अफवाहें सच थीं। एक दशक से भी पहले जब कौशल यात्रा करने के लिए श्वेत हिम महाद्वीप से निकला था तो उसे सच में एक बहुत बड़ा अवसर मिला था। वरना कौशल की प्रतिभा और संसाधनों के साथ वह इतनी जल्दी चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश नहीं कर सकता था, और अगर उसने कर भी लिया होता तो वह सुरक्षित रूप से 20 आकाशीय बिजलियों का सामना नहीं कर पाता। कौशल के प्रवेश के बारे में जानने के बाद ज्ञानेश को बहुत अधिक बेचैनी महसूस होने लगी। उसे जल्द से जल्द चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करना होगा, वरना कौशल से बहुत पीछे छूट जाना उसके लिए हानिकारक होगा। हालांकि चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था और ज्ञानेश लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अपनी प्रतिभा और अपने पिता महाबुजुर्ग ज्ञानेंद्र के समर्थन के साथ चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन लोक की बाधा को पार करना सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण थी उसके बाद आने वाली आकाशीय विपत्ति की परीक्षा। आकाशीय विपत्ति का सामना करना कोई मजाक नहीं था। अगर वह बच जाता है तो सब ठीक हो जाएगा, अगर वह विफल रहता है तो वह नष्ट हो जाएगा। ऐसे मामलों के लिए पूरी तैयारी की आवश्यकता होती है। उसे मिली जानकारी के अनुसार आकाशीय विपत्ति को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए कौशल ने कई चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के खजानों का सहारा लिया था, वरना वह भी आकाशीय बिजली के प्रहार से नष्ट हो गया होता। अब उसे एक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का रक्षात्मक वस्त्र मिल गया था, लेकिन उसके पास जो कमी थी वह एक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के आक्रामक जादुई हथियार की थी। सुरक्षित रहने के लिए सबसे अच्छा होगा कि वह एक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का आक्रामक या रक्षात्मक गुप्त खजाना भी प्राप्त कर ले। इससे उसे चतुर्थ विपत्ति आकाशीय विपत्ति को पार करने का अधिक मौका मिलेगा। उसे वापस जाकर अपने पिता महाबुजुर्ग ज्ञानेंद्र के साथ इस बात पर चर्चा करनी थी कि कम से कम समय में एक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का आक्रामक जादुई हथियार और एक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का गुप्त खजाना खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन कैसे जुटाए जाएं। अगर और कुछ काम नहीं आया तो वे श्वेत हिम महाद्वीप पर कई संप्रदायों को चुनने का बहाना ढूंढ सकते थे, उन्हें नष्ट कर सकते थे और फिर उनके खजाने लूट सकते थे। संपत्ति जमा करने का यह सबसे तेज तरीका था। इन मामलों पर विचार करते हुए ज्ञानेश ने श्वेत हिम संप्रदाय लौटने के लिए अपनी गति तेज कर दी। नवधारा महाद्वीप। आसमान के पार सर्र असीम शक्ति को धारण किए हुए एक बाण ने अकल्पनीय गति से अंतरिक्ष को चीर दिया, ब्रह्मांड में एक स्थानिक दरार उकेर दी और अरबों मील दूर फैले एक सुदूर तारे की ओर तेजी से बढ़ गया। बूम! बाण उस सुनसान तारे से टकराया और तुरंत एक कान फाड़ू गर्जना पैदा की, जिससे तारा एक गहरे रसातल में टूटकर बिखर गया। तारे के अनगिनत टुकड़े सभी दिशाओं में छिटक गए। इस बाण की शक्ति को देखकर विराट के चेहरे पर संतुष्टि की झलक दिखाई दी। पवन देव बाण विद्या की शक्ति वास्तव में इस नाम के लायक थी। उसने पवन देव बाण विद्या के पहले खंड की शक्ति का केवल 60 या 70% ही इस्तेमाल किया था, फिर भी इसमें इतनी भयानक आक्रामक शक्ति थी। यदि पवन देव बाण विद्या के पहले खंड की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया जाता और साथ में उड़न मेघ धनुष का उपयोग होता, जो पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का एक आध्यात्मिक पत्थर जादुई हथियार है, तो इसकी शक्ति अकल्पनीय रूप से विशाल होती। 1 महीने के अभ्यास के बाद विराट ने अनिवार्य रूप से पवन देव बाण विद्या के पहले खंड में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि पवन देव बाण विद्या का अभ्यास करना मुश्किल था, लेकिन विराट के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। वह इसका अभ्यास करने के लिए सबसे कठिन शर्तों को पूरी तरह से पूरा करता था। सबसे पहले एक पर्याप्त शक्तिशाली दिव्य आत्मा की आवश्यकता थी, जो विराट के लिए कोई समस्या नहीं थी, जिसके पास बैंगनी आत्मा शोधन तकनीक थी। वास्तव में उसकी दिव्य आत्मा की शक्ति पवन देव बाण विद्या का अभ्यास करने की आवश्यकताओं से कहीं अधिक थी। दूसरी शर्त पवन तत्व के महान मार्ग की पर्याप्त उच्च स्तर की समझ थी। विराट के लिए यह भी मुश्किल नहीं था। अपने शुरुआती वर्षों में विराट ने पवन आधारित मार्शल आर्ट की एक श्रृंखला का अभ्यास किया था, जैसे कि पवन पंख पलायन तकनीक, और पवन तत्व के महान मार्ग में उसकी उपलब्धि बेहद उच्च थी। पवन देव बाण विद्या में महारत हासिल करने की तीसरी शर्त अत्यधिक उच्च समझ का होना है। पर्याप्त उच्च समझ के साथ ही कोई पवन देव बाण विद्या के अभ्यास के तरीकों को पूरी तरह से समझ सकता है। यदि कोई पवन देव बाण विद्या के अभ्यास के तरीकों को ही नहीं समझ सकता तो अभ्यास का सवाल ही पैदा नहीं होता। विराट के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। उसकी समझ असाधारण रूप से उच्च थी, जो अपने साथियों से कहीं अधिक थी। इसके अलावा अनंत परम मीनार की सहायता और अनंत अराजकता, सम्राट तकनीक और सर्वपथ मूल ऋण व्यूह जैसी 2 सर्वोच्च तकनीकों की विरासत के साथ उसकी समझ इतनी असाधारण थी कि पूरे ब्रह्मांड में भी बहुत कम लोग इसके बराबर हो सकते थे। पवन देव बाण विद्या का अभ्यास करने के लिए एक और शर्त पर्याप्त रूप से मजबूत योद्धा नींव का होना था। एक स्थिर नींव के बिना कोई पवन देव बाण विद्या का अभ्यास नहीं कर सकता था। यह विराट के लिए और भी कम समस्या थी। योद्धा नींव के मामले में पूरे इतिहास में बहुत कम लोग विराट की बराबरी कर सकते हैं। विराट की मजबूत योद्धा नींव पवन देव बाण विद्या के अभ्यास की आवश्यकताओं से कहीं अधिक है। वह न केवल इन आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि इनसे कहीं आगे निकल जाता है, जिससे उसका अभ्यास सहज हो जाता है। हालांकि जबकि विराट ने अनिवार्य रूप से पवन देव बाण विद्या के पहले खंड में महारत हासिल कर ली है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह इसकी पूरी शक्ति को उजागर कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विराट का साधना स्तर बहुत कम है। पवन देव बाण विद्या के पहले खंड में महारत हासिल करने के लिए आदर्श रूप से किसी के पास कम से कम तृतीय विपत्ति लोक की साधना होनी चाहिए। इसके अलावा यह तृतीय विपत्ति लोक साधारण तृतीय विपत्ति लोक के योद्धाओं के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जो सभी पहलुओं में तृतीय विपत्ति लोक की शक्ति के शिखर पर पहुंच गए हैं। पवन देव बाण विद्या के लिए आवश्यक तृतीय विपत्ति लोक दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में षष्ठम विपत्ति लोक या यहां तक कि सप्तम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को आसानी से कुचल सकता है। फिर भी विराट वर्तमान में केवल एक अर्धचरण दिव्य विकास लोक का योद्धा है।
उसने पवन देव बाण विद्या में महारत हासिल करके पहले ही एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर ली है, तो वह पवन देव बाण विद्या के पहले खंड की असली शक्ति को कैसे उजागर कर सकता है? इसके अलावा अपने निम्न साधना स्तर के कारण वह एक तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र की वास्तविक शक्ति को उजागर करने में भी असमर्थ है। विराट के वर्तमान साधना स्तर के साथ वह सच्चे सार का उपयोग करके जो शक्ति उजागर करता है वह उस शक्ति से कहीं कम है जो वह दिव्य पंख तलवार व्यूह को निष्पादित करने के लिए अपनी दिव्य आत्मा का उपयोग करके उजागर करता है। आखिरकार हालांकि उसकी युद्ध शक्ति बेहद दुर्जेय है, सच्चे सार का उपयोग करके वह जो शक्ति उजागर करता है वह अधिक से अधिक मुश्किल से प्रथम विपत्ति लोक के एक योद्धा के बराबर है, लेकिन उसकी दिव्य आत्मा का उपयोग करके निष्पादित दिव्य पंख तलवार व्यूह पूरी तरह से सबसे उत्कृष्ट तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञों के बराबर है। यदि हम केवल सच्चे सार द्वारा उजागर की गई युद्ध शक्ति पर विचार करें तो विराट का असली शरीर वर्तमान में अभी भी उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार और निर्मल अवतार से कमतर है। हालांकि स्वर्ण ड्रैगन अवतार और निर्मल अवतार योग्यता के मामले में मुख्य शरीर से बहुत कमतर हैं, फिर भी दोनों अवतार अब अर्ध महाविपत्ति लोक में हैं जो मुख्य शरीर से कई गुना अधिक मजबूत हैं। निर्मल अवतार की वर्तमान शक्ति के साथ अगर वह उड़न मेघ धनुष का उपयोग करता है जो पंचम विपत्ति स्तर का एक आध्यात्मिक पत्थर जादुई हथियार है, तो वह शायद पवन देव बाण विद्या के पहले खंड की शक्ति का 80 या 90% तक इस्तेमाल कर सकता है। विराट का मुख्य शरीर और निर्मल अवतार विचारों से जुड़े हुए हैं और एक ही यादें साझा करते हैं। जब विराट का मुख्य शरीर पवन देव बाण विद्या के पहले खंड में महारत हासिल करता है तो निर्मल अवतार स्वाभाविक रूप से उसी बाण विद्या में महारत हासिल कर लेता है। श्वेत हिम महाद्वीप। आसमान में उड़ रही एक बादलों वाली नाव पर पुनीत, जो आंखें बंद करके साधना कर रहा था, अचानक एक शक्तिशाली आभा के साथ फूट पड़ा। इस आश्चर्यजनक हलचल ने तुरंत बादलों वाली नाव पर मौजूद सभी लोगों को सतर्क कर दिया। सभी ने पुनीत की ओर देखा और जब उन्होंने उसकी स्थिति देखी तो वे सभी हैरान रह गए।